लंच कर रहा था और ठीक उसके बगल में शो शुरू होने वाला था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह वुमन गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी वह खाना खाता रहा। वह मदद की गुहार लगाते हुए उसके पीछे दौड़ी। वह उसे सब कुछ देने के लिए तैयार थी, और जब मैं कहता हूँ सब कुछ, तो मेरा मतलब लिटरली सब कुछ है। लेकिन इस अल्फा मेल को कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वे उसे लेने गए और जो कुछ वे कर रहे थे उसे जारी रखा। केवल जब उन्होंने उससे कहा कि उसे पीटो, तभी उसने इंटरवीन करने का फैसला किया और बिना सोए ही सबको सुला दिया। उस वुमन को लगा कि वह उसे बचा रहा है, इसलिए वह फिर से उस पर झपट पड़ी और यहाँ तक कि बेबीज का वादा करने लगी। लेकिन वह उससे डिस्गस्टेड था। पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, जहाँ विमेन की संख्या कम थी और उसके पास इतना चार्म था, फिर भी उसने उसे बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया और ऑरा फार्मिंग करते हुए वहां से चला गया, जिसने उस वुमन को क्रेजी कर दिया। लेकिन वह ऐसा क्यों है? उसे अपने आसपास हो रही चीजों की कोई परवाह क्यों नहीं है? या फिर वह उस जैसी ब्रूनेट के साथ बेबीज क्यों नहीं चाहता? इस बॉय ने उन सभी लोगों को खो दिया जिन्हें वह प्यार करता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी टैलेंट बहुत क्रूअल है और वह अभी अभी 3 साल अतीत में रीइंकारनेट हुआ है। शायद अभी भी बिटकॉइन खरीदने का समय है। वह एक ऐसे ईरा से वापस आया था जहां जायंट मॉन्स्टर्स थे जो तुम्हें लंच बना लेना चाहते थे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बुरी चीज मॉन्स्टर्स भी नहीं थे, वह थीं बिट्रेयल्स। उसके प्यारे भाई ने उसकी रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी और डंजन से बाहर निकलने के बाद उसे धोखा देकर मार दिया गया। वह ऐसे मरा जैसे कोई इंसेक्ट जिसे हम कुचल देते हैं और नोटिस तक नहीं करते। जब वह अपने भाई के साथ ऑर्फनेज में था, तब उसने एक्सीडेंटली एक आदमी की जान ले ली और उसे अपने पास मौजूद टैलेंट का पता चला। वह लिटरली उस व्यक्ति के टैलेंट का रैंक और एट्रीब्यूट्स चुरा सकता है जिसे वह खुद मारता है। लेकिन इसी क्रूअल्टी की वजह से उसके भाई ने उसे इस पावर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी और यही फ्यूचर में उन दोनों की मौत का कारण बना। वह वीक और स्टूपिड था और इसी वजह से वह एक कॉर्नर्ड रैट की तरह मर गया। लेकिन अब से यह सब बदलने वाला है, क्योंकि वह हर किसी को जस्टिस देगा। वह दूसरों से कहीं ज्यादा रूथलेस होगा, ईविल लोगों से भी कहीं ज्यादा ईविल। ये सभी लोग उसके लिए केवल फ्यूल होंगे जिससे वह थ्रोन तक असेंड कर सके और सबसे पावरफुल बन सके। जब वह रीइंकारनेट होकर समय में वापस गया, तब उसके कोवर्कर्स पहले से ही उसका मजाक बना रहे थे। उसके डैम लेजी ब्लॉन्ड बॉस ने सबके सामने उसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हुए उसे तुरंत फायर कर दिया। ये आदमी भी एक और ट्रेटर था। उसकी पास्ट लाइफ में वोंग जी चाओ अवेकेंड हुआ और एक डीमन बन गया था जो ऑर्गन्स चुराता था और लोगों को प्रोस्टिट्यूट करता था। लेकिन इस बार प्रोटैगनिस्ट ने उस आदमी से एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि वह उसके लिए जरूरी फ्यूल का एक हिस्सा था। रोप्स और ग्लव्स खरीदने के बाद प्रोटैगनिस्ट बाथरूम में छिप गया और अपने टैलेंट को चेक किया। उसका टैलेंट एक वीक एफ रैंक था, लेकिन वह अपने द्वारा मारे गए किसी व्यक्ति से रैंडम एट्रीब्यूट या स्किल का 1% प्लंडर कर सकता था। अब उसका गोल था कि वह अपने टैलेंट को पूरी तरह एसएसएस रैंक तक बढ़ाए। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसका टारगेट यहाँ था और फोन पर कह रहा था कि उसने एस रैंक हीलिंग टैलेंट अवेकन कर लिया है और अब वह लड़की का ध्यान रखेगा। बेशक उसका इरादा केवल अपनी नई एबिलिटी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को हीलिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल करना था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट पहले से ही यहाँ था और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। याद है जब मैंने कहा था कि वह मर्सीलेस और रूथलेस होगा? अपने खरीदे हुए ग्लव्स और रोप का इस्तेमाल करके उसने सुपरवाइजर वांग को पकड़ लिया और कहा कि रीइंकारनेट होने के बाद वह उसका पहला विक्टिम होगा। उसका हीलिंग टैलेंट भी मैनिफेस्ट हुआ और अनकॉन्शियसली उसे हील करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। प्रोटैगनिस्ट ने इस एक किल के साथ ही अपने टैलेंट का रैंक एफ से सीधे एस कर दिया। जो टैलेंट पहले कूल डाउन होने में 5 दिन लेता था और केवल 1% स्टैट्स प्लंडर करता था, अब 1 दिन में कूल डाउन हो जाता था और टारगेट का पूरा एट्रीब्यूट प्लंडर कर सकता था। उसने अपने सब्स्टिट्यूट को भी समन किया ताकि देख सके कि उसके पास कौन सी पावर है, और जल्द ही जमीन से एक ब्लैक आर्मर बाहर निकल आया। क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या ये सोलो लेवलिंग के इग्रिस की कॉपी है? सितंबर 2024 में आसमान से एक मिस्टीरियस स्टोन गिरा जिसने सिटी के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। साइंटिस्ट्स को तुरंत इसकी जांच करने के लिए भेजा गया। यह एक नया ईरा था जहां लोगों ने पावर्स अवेकन की। इसके साथ एस रैंक या उससे ऊपर के अवेकेंड लोग अपना सब्स्टिट्यूट समन कर सकते थे। सब्स्टिट्यूट ब्लैक एम्परर एस रैंक, स्ट्रेंथ 200। एक नॉर्मल पर्सन के पास केवल 10 होती है। इसके पास 200 एजिलिटी, 1 इंटेलिजेंस और ह्यूज एचपी तथा एनर्जी भी थी। इसकी सबसे बड़ी फ्लॉ सिंपल थी, यह अपने समनर से केवल 1 मीटर दूर तक ही मूव कर सकता था। इसके पास एम्परर्स पावर ऑफ स्ट्रेंथ स्टील भी थी। जब ये डैमेज करता था तो इसके पास एनिमी के स्टैट्स या एबिलिटीज का 1/5 चुराने का चांस होता था। लिन को एहसास हुआ कि ऐसा एस रैंक समन इंसेनली स्ट्रांग था, खासकर टफ एनिमीज के खिलाफ।
एस रैंक टैलेंट से बनाए गए सब्स्टिट्यूट्स अपने स्टैट्स में 200 पर कैप होते हैं, एचपी को छोड़कर। एस रैंक वाले 400 तक पहुंच सकते हैं और एसएस रैंक वाले 600 तक जा सकते हैं। ब्लैक एम्परर 3 मैक्स्ड आउट स्टैट्स के साथ पैदा हुआ था, फिर भी ये बहुत स्मार्ट नहीं था और इतना फास्ट भी नहीं था। ये ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता था, लेकिन क्लोज कॉम्बैट के लिए इस समय यह आसपास मौजूद सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक हो सकता था। लिन ने ब्लैक एम्परर को बॉडी से छुटकारा पाने का ऑर्डर दिया। उसने वोंग सीगू को देखा और कहा कि पिछली लाइफ में वोंग ने अपनी पावर का अब्यूज करके एक डीमन बनने का रास्ता चुना था। बाथरूम में मरना उसके लिए सूटेबल था। जल्द ही पूरी दुनिया केओस में गिरने वाली थी। किसी को इस घटना को प्रोटैगनिस्ट तक ट्रेस करने में कम से कम 1 महीने का समय लगना चाहिए था और तब तक वह खुद को अनटचेबल बनाने की योजना बना चुका था। जैसे जैसे वह सिटी से होकर चल रहा था, उसने सोचा कि अब तक ज्यादातर लोगों को अवेकनिंग हो जानी चाहिए थी। यहाँ तक कि उसका डेड क्लास ग्रुप चैट भी अचानक ब्लो अप हो रहा था। एक चबी क्लासमेट ने पोस्ट किया, हे टुशन, तुम्हारा टैलेंट बेकार है। मैं एस रैंक विशबुक अवेकन करता हूँ, मुझे डैडी कहो। जैसे ही लिन ने यह देखा, उसे ठीक ठीक याद आ गया कि यह कौन था। लू मिंग, एक कंप्लीट साइकोपैथ। विशबुक की मदद से लू ने उनकी क्लास ब्यूटी फैंग मिंगशू को किडनैप कर लिया था। बाद में उसने अननोन मेथड्स का इस्तेमाल करके कई इनोसेंट लोगों की हत्या की और स्माइलिंग कॉफिन नाम का एक क्रिमिनल गैंग बनाया। इस बार हैंग प्रोविंस की खातिर एमसी ने फैसला किया कि उसे सबसे पहले वह पावर लेनी होगी। इसलिए उसने लू को कॉल किया। टुमानॉफ होटल में लू एक रूम में उस क्रीचर के साथ बैठा था जो बुक पकड़े हुए था। खुद से ग्राइंड करते हुए वह शेख ही बघार रहा था कि लड़की पहले से इतनी वर्कड है कि उसे डैडी कह रही है। ये सब्स्टिट्यूट किसी भी विश को ग्रांट कर सकता था। ये अनबिलीवेबल था। लू ने अपनी रिक्वेस्ट की, विश मास्टर, मैं फांगिंग शू के बॉडी और माइंड पर टोटल कंट्रोल चाहता हूँ। एंटिटी ने जवाब दिया, मास्टर, आपकी विश पूरी की जाएगी। लिमू और भी एक्साइटेड हो गया और कहने लगा कि क्रीचर इनक्रेडिबल है और वह फैंग को जाने नहीं दे सकता। उसने पहले ही उसे टेक्स्ट कर दिया था, हे फैंग मिंग शू, क्या तुम वहां हो? मैं टुमॉव होटल के रूम 414 में हूँ। मैं तुमसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। अभी आओ और ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनकर आओ। उसने रिप्लाई किया कि वह तुरंत आ रही है। उस डिस्गस्टिंग ओटाकू को लगा कि यह विश मास्टर परफेक्ट है। अगर उसने इसका सही इस्तेमाल किया तो वह पूरी दुनिया पर रूल कर सकता था। फिर उसने कॉल किया और लुन्यू ने फोन उठाया। उसने कहा कि उसने एक एस रैंक टैलेंट अवेकन किया है जो उसे एक सब्स्टिट्यूट क्रिएट करने देता है। उसने कहा कि उन्हें मिलकर फेस टू फेस बात करनी चाहिए। लिंड्री ने तुरंत जवाब दिया, तो तुम्हें भी एस रैंक मिला? मैं टुमॉव होटल के रूम 414 में हूँ, यहाँ आ जाओ। प्रोटैगनिस्ट ने अग्री किया और कहा कि वह रास्ते में है। लिनरी अभी भी क्लूलेस, लिन का सीक्रेट जानने और शायद उस पर भी विश मास्टर का इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगा। 5 मिनट बाद एमसी पहुंच गया। उसने डोर खोला और अंदर चला गया। लेनरी ने तुरंत पूछा, तो बताओ हिमलू, तुम्हारी एस रैंक पावर का सीक्रेट क्या है? उसने यह भी कहा कि वह किसी और का इंतजार कर रहा है, इसलिए प्रोटैगनिस्ट जल्दी करे। एमसी ने कहा कि वह अपने सब्स्टिट्यूट का सीक्रेट बताएगा। लू के रिएक्ट करने से पहले ही ब्लैक एम्परर उसके पीछे प्रकट हुआ और उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारा। उस हिट ने फैटमैन को हवा में उड़ा दिया। वह वॉल से जा टकराया और पूरी तरह रेक्ट हो गया। प्लंडरर एक्टिवेट हुआ और लिन को 4 चॉइसेस मिली, टैलेंट, एबिलिटीज, एट्रीब्यूट्स या सोल पावर। उसने सोचा कि लू जैसा नॉर्मल गाय वैसे भी शायद ज्यादा यूजफुल स्टैट्स नहीं रखता होगा और जब तक उन्होंने डंजन क्लियर नहीं किया हो या क्लास चेंज नहीं की हो, आमतौर पर उनके पास ज्यादा स्किल्स भी नहीं होती। सोल पावर उसके टैलेंट्स को बूस्ट कर सकती थी, लेकिन एक एस रैंक उसके लिए इनफ नहीं था। अब सबसे अच्छा मूव उसका टैलेंट लेना था। प्लंडर सक्सेसफुल, तुमने टारगेट का टैलेंट चुरा लिया और एस रैंक विश बुक प्राप्त कर लिया। लेवल 5 पर ये तुम्हें 3 विशेज में से एक चुनने देता है। पहला है बैटल विश, ये क्रिट रेट को 20% बढ़ाता है और मॉन्स्टर किल से मिलने वाले एक्सपी को डबल करता है। दूसरा है स्टील वॉल, जो 20% ज्यादा डॉज देता है और हर 10 मिनट में किसी भी एक अटैक को ब्लॉक कर सकता है। तीसरा है गुड लक, जो लक को 10 फोल्ड बढ़ाता है। विश फॉर्म स्विच करने पर 5 मिनट का कूल डाउन होता है। लेनर्ड ग्रिन करता है, विश बुक वास्तव में स्पेशल है। फिर उसने अपने सब्स्टिट्यूट को बुलाया। विश मास्टर प्रकट हुआ, एक एस रैंक समन जो फाइट में ग्रेट नहीं था लेकिन स्मार्ट और हाईली मोबाइल था। बुक पकड़े हुए उसने झुककर कहा कि वह अपने मास्टर की सेवा करता है। विश बुक विशेस ग्रांट कर सकता था, लेकिन कॉस्ट इस बात के अनुसार बदलती थी कि विश कितनी डिफिकल्ट है। क्रीचर को बोलते हुए सुनकर लिन क्लियरली इम्प्रेस्ड हुआ। विश मास्टर ने समझाया कि वह बात कर सकता है क्योंकि वह एक सपोर्ट टाइप सब्स्टिट्यूट है जिसे बुक का इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, फाइट करने के लिए नहीं।
विश जितनी बड़ी होगी प्राइस उतनी ही भारी होगी। बहुत ज्यादा मांगने पर तुम परमानेंटली ड्रेन्ड हो सकते हो। उसने यह भी कहा कि उसकी हाई इंटेलिजेंस उसे प्रोटैगनिस्ट को प्लान्स बनाने में मदद करने देती है। एमसी ने पूछा कि इसे इस्तेमाल करने का स्मार्टेस्ट तरीका क्या है, और विश मास्टर ने कहा कि सिंपल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट्स सबसे बेस्ट हैं क्योंकि उनमें बहुत कम एनर्जी खर्च होती है। उसे तुरंत समझ आ गया, ट्रेजर की विश करने के बजाय यह पूछना बेहतर है कि ट्रेजर कहाँ है और फिर खुद जाकर उसे ले लेना। उसने यह भी वॉर्न किया कि दूसरे लोगों से जुड़ी विशेस उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती हैं। लिन ने पूछा कि उसके ब्रदर शेनडोंग को प्रिजन से बाहर निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी। विश मास्टर कहता है कि इससे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वह कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाएगा, और तब भी प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इससे केवल रिलीज तेज हो सकती है, उसे पूरी तरह फ्री नहीं किया जा सकता। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि इन विशेस के लिए केयरफुल लॉजिक की जरूरत है। वह बस कुछ भी नहीं मांग सकता। अभी इसका इस्तेमाल दूसरे एस रैंक्स को खोजने के लिए करना ज्यादा स्मार्ट लगता है। एम्परर बॉडी से छुटकारा पा लेता है। तभी लिन की नजर उस पर मौजूद एक वॉच पर पड़ती है। वह विश मास्टर से उसके सब्स्टिट्यूट्स के बारे में पूछता है। क्या उनका लुक किसी व्यक्ति की पावर्स से जुड़ा हो सकता है? विश मास्टर कहता है हाँ, एबिलिटी और फॉर्म दोनों यूजर के एसेंस से आते हैं। एमसी इस बारे में सोचता है क्योंकि ब्लैक एम्परर के पास कोई भी टाइम बेस्ड पावर्स नहीं है। शायद इसका संबंध उसकी रिग्रेशन से है, लेकिन अभी इसे सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। जब वह स्ट्रॉन्गर होगा तो इस तरह के मिस्ट्रीज को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद विश स्किल कूल डाउन पर चली जाती है, इसलिए लिन इसके बजाय कुछ रेल्म्स एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसकी मुलाकात उस कर्वी गर्ल से होती है जिसे चबी गाय ने समन किया था। अब सवाल यह है कि क्या वह उसे एम्बेरस करेगा या जाने देगा। अचानक वह विशेस के कंट्रोल से फ्री हो जाती है और सोचती है, मैंने उस ग्रोस फैट गाय को वे स्टूपिड मैसेजेस क्यों भेजे? मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। कम से कम कुछ हुआ तो नहीं। नीचे फ्रंट डेस्क पर लिन रूम रेंटल को एक्सटेंड कर देता है ताकि बॉडी बहुत जल्दी न मिले। फिर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद स्टोरी यूटाई और गॉडेस ऑफ टाइम की बातचीत पर शिफ्ट होती है। वह उसे बताती है कि उनके टाइम के थ्रू ट्रैवल के दौरान किसी अननोन बीइंग ने उसकी पावर्स चुरा ली थीं। इसी वजह से वे इस मोमेंट पर वापस आ गए। यूटाई स्टन्ड हो जाता है। उसने जो कुछ भी किया था उसके बाद भी ऐसा हुआ। वह कहता है कि उसने अवेकनिंग ईरा की शुरुआत में ही एसएसएफ रैंक एबिलिटी टाइम स्पेस ट्रैवल अवेकन कर ली थी। उस पावर के साथ उसने अकेले पूरी दुनिया की यात्रा की और गॉड्स से भी फाइट की। लेकिन फिर उसकी मुलाकात वाह के गार्डियन से हुई, जो इलॉजिकल बीइंग्स के क्लैन का एक टेरिफाइंग एनिमी था। उस एनिमी के अटैक ने कुछ बिजार किया। उसने उसके टाइम रिजर्व को 4000 से घटाकर 40 कर दिया। वह बेयरली एस्केप कर पाया और जबरदस्ती पास्ट में वापस चला गया। उसका इरादा अवेकनिंग से 1 वीक पहले लौटने का था, लेकिन वह उसी दिन पर लैंड कर गया और अब किसी ने उसकी गॉडेस का टैलेंट चुरा लिया था। गॉडेस कहती है कि वह उस सेकेंडरी पावर को नियर बाय सेंस कर सकती है। उटाई पूछता है कि क्या वह श्योर है और उसकी पावर किसी और के पास कैसे जा सकती है। वह कहती है कि क्रीचर ने उसे फोर्स से चुराया था। फिर पूछती है कि क्या वह उसे वापस लेने की प्लानिंग कर रहा है। यूटाई काम रहता है। अगर कोई पावर्स चुरा सकता है तो वह व्यक्ति एक्सट्रीमली डेंजरस होना चाहिए। गॉडेस कॉम्बैट के लिए नहीं बनी है और वह वीकेंड भी है, इसलिए अभी रश करना फूलिश होगा। वह पूछता है कि क्या थीफ इलॉजिकल क्लैन का हिस्सा हो सकता है। वह उसे वरी न करने के लिए कहती है। उसे पूरा यकीन है कि उसकी पावर किसी ह्यूमन के पास है, इसीलिए यूटाई डिसाइड करता है कि फिलहाल वे डंजन्स क्लियर करेंगे। वे एक टीम बनाएंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे और बाद में उस क्रिमिनल से डील करेंगे। एक गेट पर गार्ड सभी को एक्सट्रीम कॉशन के साथ एंटर करने की वार्निंग देता है। वह कहता है कि एक्सप्लोरेशन शुरू करने से पहले 5% टीम बनाना इंपॉर्टेंट है। एक और वार्निंग आती है, अंदर केयरफुल रहना। पास खड़े गाइज बस हंसकर इसे टाल देते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक मैजिक केव है। वे ब्रैग करते हैं कि वे अंदर स्टॉर्म करेंगे, सब कुछ स्मैश करेंगे और उसे टिकटॉक पर पोस्ट करेंगे। दूसरा कहता है कि उसने सुना है कि अंदर जाने से क्लास चेंज हो सकता है, बिल्कुल उस गेम की तरह जो वह पहले खेला करता था। वह अपने फ्रेंड से जाकर चेक करने के लिए कहता है, लेकिन फ्रेंड वही चैलेंज वापस उसके सामने रख देता है। सभी जानते हैं कि सेफेस्ट मूव किसी और को पहले जाने देना और फिर देखना है कि क्या होता है। तभी वे किसी को अंदर जाते हुए नोटिस करते हैं। लगता है कि अंदर जाने वाला यह पहला ब्रेव पर्सन है। एक गाय कहता है, किड्स दीज डेज आर बोल्ड। फिर उसे एहसास होता है कि लिन अकेले अंदर जा रहा है, जबकि रूल में 5 पीपल कहा गया था।
जैसे ही प्रोटैगनिस्ट अंदर कदम रखता है, उसे याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में वह इस जगह से भाग गया था, लेकिन आज ये जगह उसके पैरों के नीचे होगी। एक सिस्टम मैसेज दिखाई देता है। उसके बॉडी को डिजिटाइज और बैकअप किया जा रहा है। रेल्म के अंदर उसे होने वाला कोई भी डैमेज इंस्टेंस से बाहर निकलने के बाद हील हो जाएगा। पहली 2 डेथ्स के बाद उसे रिवाइव करके बाहर भेज दिया जाएगा, लेकिन तीसरी डेथ फाइनल होगी। फिर उसे 6 बेसिक क्लासेस में से एक चुनने के लिए कहा जाता है: मेज, आर्चर, वॉरियर, शील्ड बेरर, असैसिन या प्रीस्ट। लास्ट लाइफ में लिन ने वॉरियर चुना था। वह डिसेंट था, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं था। अब 2 एस रैंक्ड टैलेंट्स के साथ उसे ऐसी क्लास चाहिए जो उसके रियल गोल्स के लिए फिट हो। इसलिए वह विश मास्टर से एडवाइस मांगता है। विश मास्टर मेज रिकमेंड करता है और कहता है कि रैंक 20 पर यह उसे हिडन क्लास प्रॉफिट मेज हासिल करने में मदद कर सकता है। वह यह भी कहता है कि ब्लैक एम्परर मेज की सबसे बड़ी वीकनेस को कवर कर सकता है: क्लोज कॉम्बैट। लिन इस बात से इम्प्रेस्ड है कि एक रैंक्ड टैलेंट उसे हिडन क्लासेस की ओर गाइड कर सकता है, लेकिन उसे यह भी लगता है कि विशमास्टर का अपना कोई एजेंडा हो सकता है। वह पूछता है कि अगर वह अभी मेज चुने और अपनी सेकंड एडवांसमेंट में प्लंडरर ले तो क्या होगा। विशमास्टर कहता है कि यह बैड आइडिया होगा। इससे लाइकली कोई स्ट्रेंज क्लोज रेंज मेज बिल्ड बन जाएगा। एमसी जानता है कि यह एडवाइस इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लंडरर अभी भी उसका नेचुरल टैलेंट है और इस समय उसका मेन वेपन ब्लैक एम्परर है। समस्या यह है कि उसकी एजिलिटी पहले ही लिमिट तक पहुंच चुकी है। इससे फास्टर क्लासेस, खासकर असैसिन, ज्यादा सूटेबल बनती है। इसीलिए लिन पूछता है कि अगर वह पहले असैसिन चुने और सेकंड चेंज में प्लंडरर ले तो उसे कौन सी क्लास मिलेगी। विशमास्टर जवाब देता है रोग आउटलॉ। ये पाथ प्लंडरर की स्ट्रेंथ्स को पूरी तरह सामने लाएगा। फिर भी वह प्रॉफिट मेज को पुश करता रहता है और उसे ज्यादा स्मूथ और एलिगेंट क्लास बताता है। लिन इसे इग्नोर करता है और असैसिन चुनता है। सॉरी, लॉर्ड ऑफ विशेस, लेकिन यह बेहतर चॉइस है। क्लास चेंज कंप्लीट। अब वह असैसिन है और उसके स्टैट पैनल्स बनने लगते हैं। असैसिन के की स्टैट्स, एजिलिटी और अटैक स्पीड तेजी से बढ़ते हैं और उसकी मूवमेंट स्पीड भी एवरेज से ऊपर है। उसे 5 असैसिन स्किल्स भी मिलती हैं: बैक स्टैब, क्विक रिफ्लेक्सेस, सडन स्ट्राइक, फैंटम ब्लो, साथ में एक अप्रेंटिस डैगर जिसमें 6 बोनस अटैक हैं। इसके साथ एल ब्लैक एम्परर से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। इसके बाद सिस्टम पूछता है कि डंजन में कितने प्लेयर्स एंटर करेंगे। मैक्सिमम 5। प्रोटैगनिस्ट बिना किसी हेजिटेशन के 1 चुनता है। ब्लैक एम्परर के पास पहले से लेवल 20 से 30 बॉस जितनी पावर है। लो लेवल डंजन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कम लोगों का मतलब बेहतर रिवॉर्ड्स है। गॉब्लिन लेयर में इजी से नाइटमेयर तक डिफिकल्टीज हैं। लाइन सीधे नाइटमेयर चुनता है। सिस्टम वार्निंग देता है कि यह मोड लेवल 10 के लिए रिकमेंडेड है और पूछता है कि क्या वह सच में लेवल 1 पर एंटर करना चाहता है। वह तुरंत कंफर्म करता है। डंजन एंट्री कंप्लीट। जगह जैक गॉब्लिन से भरी हुई है और छिपने की कोई जगह नहीं है। ये बस एक बड़ी फाइट है। रेड आइड गॉब्लिन्स लेवल 5। लिन तुरंत मूव करता है, बैटल विश एक्टिवेट करता है और ब्लैक एम्परर को समन करता है। वह एम्परर को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर देता है। ब्लैक एम्परर एक रेड आइड गॉब्लिन पर क्रिटिकल हिट से शुरुआत करता है और फिर लगातार अटैक्स करता है, हर डायरेक्शन में पंचेस की नॉन स्टॉप स्टॉर्म बरसाते हुए। वह पूरे मॉब को टेयर थ्रू कर देता है। गॉब्लिन्स को ऐसे क्रश करता है जैसे उन्हें हार्वेस्ट कर रहा हो। सिस्टम अनाउंस करता है कि 15 गॉब्लिन्स मारे गए हैं। साथ ही उससे 4 लेवल्स हायर एनिमीज को हराने के लिए 500 बोनस एक्सपी मिला है। बैटल विश उस एक्सपीरियंस को डबल कर देता है। लिन सीधे लेवल 6 पर पहुंच जाता है। एम्परर को अपनी स्ट्रेंथ स्टील इफेक्ट केवल 7 टाइम्स इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। क्योंकि ये मॉन्स्टर्स बहुत वीक हैं, एमसी अपने स्टैट पॉइंट्स चेक करने का फैसला करता है। सिस्टम कहता है कि वह स्टैट और स्किल पॉइंट्स दोनों फ्रीली असाइन कर सकता है। अब उसे याद आता है कि असैसिन वेपन्स को बाद में पॉइजन के साथ कोडेड किया जा सकता है और सेकंड अवेकनिंग के बाद एजिलिटी को स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है। इसलिए बेस्ट प्लान यह हो सकता है कि लगभग सब कुछ स्पीड में लगाया जाए और स्किल्स को भी उसी तरह बिल्ड किया जाए। वह स्ट्रेंथ में 4 पॉइंट्स जोड़ता है और अपने स्किल पॉइंट्स भी स्पीड फोकस्ड ऑप्शंस में लगाता है। फिलहाल वह केवल स्विफ्ट स्ट्राइक में इन्वेस्ट करता है। यही स्टैमिना यूज को सबसे ज्यादा कम करता है। अपनी लास्ट लाइफ से लिन जानता है कि कुछ इंस्टेंसेस बहुत ह्यूज हुआ करते थे, इतने ह्यूज कि लोग रियल बैटल्स तक पहुंचने से पहले ही टायर्ड हो जाते थे। इसी वजह से लो स्टैमिना क्लासेस अनपॉपुलर हो गई थीं। उसे नॉर्मल मॉन्स्टर्स से गिरने वाले कॉइन्स की कोई परवाह नहीं है। अगर वह बॉस को मार देता है तो सारा लूट रिवॉर्ड चेस्ट में एक साथ दिखाई देगा। इसलिए ब्लैक एम्परर आगे चार्ज करता रहता है और रास्ते में आने वाले हर एनिमी को स्मैश करता जाता है। अब लेवल 6 वुल्व्स
और लेवल 8 आइस गॉब्लिन्स हैं। मॉन्स्टर्स स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, लेकिन लिन पहले ही लेवल 7 तक पहुंच चुका है। ये मॉब्स अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद डंजन बॉस आता है, एक जायंट गॉब्लिन जो क्लियरली अच्छा खाना खाता रहा है और अपनी चेयर से उठने की भी जहमत नहीं करता। गॉब्लिन्स ने कई गर्ल्स को किडनैप किया हुआ है और वे पहले से ही उनके क्लोथ्स को फाड़ रहे हैं। लिन एक लार्ज गॉब्लिन, एक शामन और एक फायर गॉब्लिन को भी देखता है और गॉब्लिन्स लगातार आते रहते हैं, लेकिन वे फिर भी ब्लैक एम्परर के सामने टिक नहीं सकते। वह बड़बड़ाता है कि भले ही ये केवल एनपीसी ह्यूमंस हों, फिर भी यह साइट उसे एंग्री कर देती है। इसीलिए वह ब्लैक एम्परर को भेजता है और वह पंच के बाद पंच मारना शुरू कर देता है। अभी वह मॉन्स्टर इंसेनली स्ट्रांग है, हालांकि बाद में टफर एनिमीज सामने आएंगे। फिर शामन गॉब्लिन्स स्केलेटन्स समन करना शुरू करते हैं। ब्लैक एम्परर के कवर देने के दौरान लिन तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी स्पीड तथा एजिलिटी के साथ वह पहले ही उनके सामने पहुंच चुका है। वह एक फ्लैश में डिस्टेंस क्लोज कर देता है। एम्परर उसके ठीक पीछे है और क्लीन हिट लैंड करता है। केवल एक एनिमी बचा था और लिन ने उसे कहा कि उसके पास आए, या यूं कहें कि ब्लैक एम्परर पर चार्ज करे। स्नीकी मूव। एम्परर ने एक और पंच मारा और गॉब्लिन का ब्लड हर तरफ स्प्रे हो गया। आखिरी क्रीचर भी गिर गया और प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि यह बहुत ही वीक था। फिर भी उसके लिए मरा हुआ गॉब्लिन ही सबसे अच्छा गॉब्लिन होता है। वुल्फ-किनेड गॉब्लिन, लार्ज गॉब्लिन और शामन समेत टोटल 83 गॉब्लिन्स को खत्म करने के बाद उसे 9,700 एक्सपीरियंस मिला। इससे वह लेवल 9 पर पहुंच गया। जैसे ही मॉन्स्टर्स मरते हैं, उनके बॉडीज टूटने लगते हैं, कॉइन्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सिस्टम अनाउंस करता है कि डंजन क्लियर हो गया है और एक ट्रेजर चेस्ट बनाया जा रहा है। लिन फिर विशमास्टर के इफेक्ट का इस्तेमाल करता है और अपनी लक को 10 फोल्ड बढ़ाने की विश करता है। क्योंकि वह अकेला और अंडर लेवल्ड होकर अंदर आया था, चेस्ट एसएस रैंक का निकलता है। हमेशा की तरह बिना मरे सरवाइव करना और जल्दी फिनिश करना, साथ ही पार्टी साइज और लेवल, ये सभी चेस्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। फाइनल स्कोर रिवॉर्ड्स को काफी बदल सकता है। नॉर्मली इस तरह के लो लेवल डंजन में नाइटमेयर मोड पर भी बेस्ट रिवॉर्ड केवल ब्लैक स्टील चेस्ट होता। चेस्ट ग्रेड्स ब्रॉन्ज से लेकर इमॉर्टल तक जाते हैं और हर चेस्ट में नॉर्मल से एपिक तक एक क्वालिटी टियर भी होता है। विशेस की ब्लेसिंग की वजह से उसे गोल्ड चेस्ट मिला, एक ग्रेट स्टार्ट। वह चेस्ट खोलता है और उसे 10 हीलिंग पोशंस, साथ में माना और स्टैमिना पोशंस, एक एपिक हेलमेट, एक नॉर्मल वुल्फ फर जैकेट, एक फ्रॉस्टी बिगिनर सेप्टर और एक गॉब्लिन लॉन्ग सोर्ड मिलता है। उसे मैजिक क्लासेस के लिए एक स्पेशल फायरबॉल स्किल भी मिलती है, साथ में 150 कॉपर, 15 गोल्ड और 7 सिल्वर कॉइन्स। लिन नोट करता है कि सिल्वर ग्रेड गियर अभी भी काफी एवरेज है। उसे एक नॉर्मल गार्डियन आर्मर भी मिलता है, जिसे कोई भी क्लास यूज कर सकती है, और असैसिन्स के लिए स्पेशली बनाई गई एक एपिक शॉर्ट स्वॉर्ड भी मिलती है। विशमास्टर की पावर कोई जोक नहीं है। इस तरह के चेस्ट से 2 गोल्ड आइटम्स मिलना रेयर है। वह पहले शॉर्ट स्वॉर्ड चेक करने का फैसला करता है। ये एनिमी की डिफेंस के एक हिस्से को इग्नोर करती है और एक ब्लीड इफेक्ट देती है जो 10 सेकंड्स में 5 डैमेज करती है। अर्ली गेम के लिए यह एक अमेजिंग आइटम है, स्टार्टर वेपन से कहीं बेहतर, और ब्लीड इसे और भी अच्छा बना देता है। इसके बाद वह लाइट आर्मर को देखता है जो एक्स्ट्रा 10% डॉज चांस देता है। उसके बाद वह सब कुछ इक्विप कर लेता है। फिर सिस्टम कैरेक्टर बैकअप बनाता है और उसे सीक्रेट रियम्स और डंजन्स के लिए एक नेम चुनने को कहता है। वह क्रीचर के अपने नेम का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक एम्परर चुनता है। इसके बाद एक ग्लोबल अनाउंसमेंट होता है। प्लेयर ब्लैक एम्परर को नाइटमेयर डंजन क्लियर करने वाला पहला प्लेयर बनने पर कंग्रेचुलेशंस। रिवॉर्ड के तौर पर उसे 10 लॉटरी टिकट्स मिलते हैं। बाहर हर कोई स्टन्ड है और कह रहा है कि उसे वर्ल्ड अनाउंसमेंट भी मिल गया। ब्लैक एम्परर, किसी ने इतनी जल्दी नाइटमेयर डंजन कैसे क्लियर कर लिया? एक लड़की पहले से क्यूरियस है कि क्या वह हैंडसम भी है। एक दूसरा गाय रुककर सोचता है कि उसकी पास्ट लाइफ में ये अनाउंसमेंट बहुत बाद में आया था। वह गॉडेस से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि टाइमलाइन चेंज नहीं हुई। वह कहती है, यस मास्टर। जब कोई टाइम में वापस जाता है तो वह अपने ही बॉडी में लौटता है, लेकिन अपनी मेमोरीज खो देता है जब तक कि वही पावर कैरी करने वाला व्यक्ति न हो। इसलिए केवल 2 ऑप्शंस हैं, या तो यह एक बिजार कोइंसिडेंस है या ब्लैक एम्परर ने फ्यूचर में उसकी पावर चुरा ली और डंजन क्लियर करने के लिए वापस आया, लेकिन उसकी पावर फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट नहीं करती। तो वह आदमी डंजन को सोलो कैसे कर रहा है? वह मानता है कि उसे भी इसका पता नहीं है, लेकिन चाहे जो भी हो, उन्हें ब्लैक एम्परर को जल्दी फाइंड करना होगा। अगर उस व्यक्ति की ग्रोथ उनसे आगे निकल गई तो वह एक रियल थ्रेट बन सकता है। इस बीच लिन एक ऐसे विश सिस्टम को होल्ड किए हुए है जो उसे गाचा मैकेनिक जैसा लगता है। उसे याद है कि अपनी पास्ट लाइफ में 3 इयर्स की ग्राइंडिंग के बाद भी वह इसका केवल 5 टाइम्स इस्तेमाल कर पाया था, और व्हील ऑफ फेट पर एक ड्यूक मिला था। वह तुरंत विश मास्टर को समन करता है और कहता है कि उसे कुछ पूछना है। स्पिरिट जवाब देता है कि वह अपने ग्रेट मास्टर की सेवा करके खुश है।
लिन कहता है कि वह इन टिकट्स को इस्तेमाल करने का बेस्ट टाइम पता करने में मदद चाहता है। विश मास्टर उसे टिकट्स पाने के लिए कंग्रेचुलेट करता है और समझाता है कि रिवॉर्ड्स एफ रैंक से लेकर एसएस तक हो सकते हैं। इनमें से बहुत सी आइटम्स केवल व्हील ऑफ फेट से ही मिल सकती हैं। रेयर प्राइजेस में लाइफ एक्सटेंडिंग आइटम्स, तुम्हारे टैलेंट की कॉपीज, टैलेंट अपग्रेड्स, एनर्जी बूस्ट्स और मैजिक क्रिस्टल्स शामिल हैं। बेशक ऑड्स बहुत अलग अलग हैं और किसी एसएस आइटम की चांस केवल 0.01% है। इसीलिए लक को 10 टाइम्स बूस्ट करने के बाद भी एस रैंक रिवॉर्ड्स मिलना गारंटीड नहीं है। लिन पूछता है कि अगर वह लक पर एक विश इस्तेमाल करके एसएस आइटम को गारंटी करने की कोशिश करे तो क्या होगा। विश मास्टर कहता है कि उसे एक देने के लिए उसे 6 मंथ्स तक स्लीप करना पड़ेगा और आइटम 6 डेज बाद आएगा। एक एसएस आइटम की कॉस्ट 190 एनर्जी है, जबकि एस रैंक आइटम के लिए केवल 10 चाहिए। लिन समझ जाता है कि उसे आधे साल के लिए स्लीप में डालना एक ह्यूज लॉस होगा। मुझे इस चीज की जरूरत है एबिलिटीज पढ़ने और चोरी करने लायक टैलेंट्स खोजने में मदद करने के लिए। अभी एस रैंक रिवॉर्ड के लिए जाना बेहतर मूव है। स्पिरिट कहता है कि इसके लिए 110 एनर्जी लगेगी। एमसी अग्री करता है और उससे एस रैंक आइटम या उससे बेहतर मिलने की ऑड्स बढ़ाने को कहता है। विश मास्टर तुरंत कहता है कि विश ग्रांटेड है और टिकट एक्टिवेट हो जाता है। एक ब्राइट फ्लैश निकलता है और एक फास्ट स्पिनिंग क्लॉक दिखाई देता है। लिन उसे सही मोमेंट पर रोक देता है और सभी 10 रिवॉर्ड्स रोल हो जाते हैं। उसे ढेर सारे डी, सीई और एफ रैंक क्रिस्टल्स मिलते हैं, लेकिन उनमें एक रेयर एस रैंक एक्सट्रीम क्रिस्टल भी होता है। ये क्रिस्टल्स टेम्पोररीली एनर्जी और स्ट्रेंथ बूस्ट करते हैं, जो एक्चुअली काफी यूजफुल है। उसके द्वारा निकाला गया एकमात्र टॉप टियर रिवॉर्ड यही क्रिस्टल था। लिन उनमें से 2 को तोड़ता है, जिससे उसे 3 मोर इनहेरिट होते हैं और इस इंस्टेंस की वैल्यू का 1% भी मिलता है। वह 2 क्रिस्टल्स ब्लैक एम्परर को देता है और उन्हें क्रश करने के बाद क्रीचर की रेंज 6 मीटर्स बढ़ जाती है। अभी एसेंशन क्रिस्टल्स और रेज क्रिस्टल्स भी हैं और लॉन्जेविटी पिल्स को बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लिन आखिरी 2 को देखता है और सोचता है कि इन्हें किससे देना चाहिए। विश मास्टर अब प्रैक्टिकली बेग कर रहा है, ग्रेट मास्टर, उन्हें मुझे दे दीजिए, इससे एनर्जी की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। वह अग्री करता है और उन्हें उसे दे देता है। इसके साथ विश मास्टर की एनर्जी रिकवरी डबल हो जाती है। फिर भी लिन इस जगह की वैल्यू का केवल 4% एक्सट्रैक्ट कर सकता है। उसके पास स्पेशल क्रिस्टल नहीं है, इसलिए वह कुछ भी बाहर कैरी नहीं कर सकता। लेकिन यह ठीक है, वह पहले ही काफी पावर अप कर चुका है। 1 स्टेप एट अ टाइम। फिर वह बाहर निकल जाता है और बाहर हर कोई अभी भी बात कर रहा है। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यह जगह ब्रूटल है और वे पहले ही अपनी कुछ रिजरेक्शन चांसेस खो चुके हैं। दूसरे लोग वहां एंटर करने पर ही रिग्रेट कर रहे हैं। फिलहाल किसी को सच में पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। लिन जानता है कि उसे इस कंफ्यूजन का इस्तेमाल तेजी से ग्रो करने और बाकी सभी से बहुत आगे रहने के लिए करना होगा। उसका अगला गोल स्काई टावर डंजन और उसका फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड है। उस जगह के लेवल्स एंडलेस हैं। ब्लू पिलर के पास लोग पहले से पार्टीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई टीममेट्स के लिए कॉल करता है और पूछता है कि क्या किसी को आर्चर चाहिए। लिन के पास खड़ा एक आदमी कहता है कि उसने सुना है कि अब तक कोई सबसे दूर फ्लोर 8 तक ही पहुंच पाया है। प्रोटैगनिस्ट स्काई टावर के सामने खड़ा है और जानता है कि हर 10 फ्लोर मार्क तक पहुंचने वाला पहला पर्सन एक टिकट पाता है। आई नीड टू स्पीड अप। तभी एक आदमी की लाइफ का सबसे बड़ा डेंजर उसे आवाज देता है। एक लड़की पूछती है, हे हैंडसम, वांट टू टीम अप? लिन चलता रहता है और सोचता है कि टीम उसे केवल स्लो डाउन करेगी। वह उसे इग्नोर करता है और अंदर चला जाता है। एमसी समझता है कि ये वीक मॉन्स्टर्स भी लेवल 1 पर 4 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देते हैं। ये टावर बिगिनर्स के लिए ग्रेट है। फिर वह ब्लैक एम्परर को काम पर लगाता है। ब्लैक एम्परर उसके लिए फाइट करता है और फर्स्ट फ्लोर 20 सेकंड्स में क्लियर हो जाता है। क्योंकि ये फास्टेस्ट क्लियर था, उसका नेम रिकॉर्ड हो जाता है। सेकंड फ्लोर पर उसे और बीस्ट्स मिलते हैं, बेसिकली टफर वुल्व्स। फिर से ब्लैक एम्परर उन्हें संभाल लेता है। सभी प्लेयर्स के लिए एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है। सेकंड फ्लोर 30 सेकंड्स में क्लियर हुआ, थर्ड 40 सेकंड्स में और फोर्थ 52 सेकंड्स में। बाहर लोग पागल हो रहे हैं और कह रहे हैं ये ब्लैक एम्परर बहुत ज्यादा फास्ट है और ऐसा कोई तरीका नहीं कि वह इसे सोलो कर रहा हो। तो वह है कौन? इस बीच लिन पहले ही फ्लोर 10 के एंट्रेंस पर खड़ा है। एक वार्निंग दिखाई देती है, वंस यू एंटर द 10th फ्लोर यू कैन ओनली लीव बाय क्लियरिंग इट और डाइंग। उसे याद आता है कि उसकी लास्ट लाइफ में फ्लोर 10 क्लियर करने वाला पहला पर्सन लियो सेपांग था। लेकिन अब जब वह यहाँ है, वह 10th और 20th फ्लोर दोनों अचीवमेंट्स लेने वाला है। फ्लोर 10 पर उसका सामना कोबाल्ट बॉस से होता है। मॉन्स्टर सोर्ड लेकर उसकी तरफ रश करता है, लेकिन लिन बेरली समय पर डॉज करता है।
उस एनरेज्ड बीस्ट से हेड ऑन हिट खाना टेरिबल होता। ये सोचते हुए वह ब्लैक एम्परर को सीधे उसका सामना करने के लिए बुलाता है। एम्परर कोबल्ट के चेस्ट में एक पंच मारता है और उसे पीछे स्मैश कर देता है, लेकिन फिर बॉस ऑरा एक्टिवेट होती है और पहली बार एम्परर भी पीछे पुश हो जाता है। लिन समझ जाता है कि अब यह इतना ईजी नहीं होगा। कोबाल्ट बॉस 2 सोर्ड्स के साथ फिर आता है और एक वाइल्ड स्लैश करते हुए जंप करता है। एम्परर बेयरली उसे अवॉइड करता है, मिड एयर में बॉस के पीछे स्लिप करता है और उसके हेड के बिल्कुल सेंटर में एक पंच मारता है, जिससे वह वहीं मर जाता है। एक और वर्ल्ड मैसेज दिखाई देता है। प्लेयर ब्लैक एम्परर को कंग्रेचुलेशंस, जो अर्थ पर असेंशन टावर की 10th फ्लोर क्लियर करने वाला पहला पर्सन बन गया है। लिन को और टिकट्स मिलते हैं, जबकि बाहर हर कोई स्पीचलेस रह जाता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि यह फिर से ब्लैक एम्परर है। आखिर ये गाय है कौन? दूसरी तरफ स्ट्रेंज रॉक्स पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट्स वरीड होने लगते हैं। डंजन्स को क्लियर करना किसी चीज को ट्रिगर करता हुआ लगता है। मार्किंग्स सजेस्ट करते हैं कि ब्लू प्लैनेट पर रैट लेवल डिजास्टर आने वाला है। एक साइंटिस्ट अपने ग्लासेस एडजस्ट करती है और बाकी लोगों की ओर मुड़ती है। अगर यह ब्लू प्लैनेट पर हो रहा है तो क्या इसका मतलब है कि डंजन मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में इन्वेड करने वाले हैं? वह वार्न करती है कि डिजास्टर आने वाला है और हार्ड टाइम्स आगे हैं। एवरीवन को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना होगा और वह पूछती है कि क्या वे ब्लैक एम्परर को लोकेट कर सकते हैं, जो सब कुछ क्लियर कर रहा है। इस बीच लिन अपने गोताचाई के सिस्टम का इस्तेमाल करने में बिजी है, एक और गुड पुल की उम्मीद में। इस बार उसे फाइनली एक S रैंक आइटम, एक स्पेस क्रिस्टल मिलता है। अब वह आइटम्स को रियलिटी में वापस ला सकता है। रियल क्रिस्टल को डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है और अर्थ पर स्टैट्स ट्रांसफर 7 तक पहुंचता है। अगर वह इन क्रिस्टल्स को डंजन के अंदर तोड़ता है तो उसके डंजन स्टैट्स का एक हिस्सा रियल वर्ल्ड में कैरी ओवर हो सकता है। लिन ब्लैक एम्परर को एक और डिफेंस क्रिस्टल और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल देता है। इससे उसके पास 2 टिकट्स और 275 फ्रैगमेंट्स बचते हैं। वह किसी यूजफुल चीज के लिए ट्रेड करने से पहले और फ्रैगमेंट्स जमा करने का फैसला करता है। आगे बढ़ने से पहले वह अपना गियर सेल करना चाहता है। जितनी जल्दी वह इसे लिस्ट करेगा उतना ज्यादा मिलना चाहिए। टावर का मनी और रियल वर्ल्ड का मनी एक्सचेंज किया जा सकता है, इसीलिए लीन के लिए हाई ग्रेड इक्विपमेंट बहुत वैल्यूएबल है। वह वेपन्स के साथ गियर और स्पेशल आइटम्स भी शॉप में डाल देता है। कुछ सेकंड्स बाद सब कुछ बिक जाता है। प्रोटैगनिस्ट स्टन्ड रह जाता है। सब कुछ तुरंत 5 मिलियन कैश में सेल हो गया। लगता है उसने अंडर एस्टिमेट किया था कि रिच प्लेयर्स कितना खर्च कर सकते हैं। फिर भी उसे नहीं लगता कि यह कोई ह्यूज डील है। लो लेवल गियर आसानी से फार्म किया जा सकता है। उसका प्लान फ्लोर 20 तक पहुंचना और अपना सेकंड क्लास चेंज लेना है, चाहे पूरी रात क्यों न लग जाए। बाहर निकलने के बाद वह एक और S रैंक टैलेंट हासिल कर पाएगा। केओस के उन दिनों में 3 मोस्ट फियर्ड गिल्ड्स थे, स्माइलिंग कॉफिन, द ग्रेट टूम ऑफ नाज़रिक और द ऑक्टोपस सोसाइटी। हर एक के पास रेयर और पावरफुल टैलेंट्स वाले मॉन्स्टर्स थे। उन लोगों से डील करने के बाद लिन उस परफेक्ट स्पॉट की ओर जाने की प्लानिंग करता है जहां वह इविल लोगों से जितने ज्यादा टैलेंट्स हो सकें स्टील कर सके। उसकी नजर में वहां कोई भी फॉरगिवनेस डिजर्व नहीं करता, 1000 बार मरने के बाद भी नहीं। पीछे सोचते हुए MC को याद आता है कि जिन लोगों ने उससे और उसके ब्रदर को मारा था उनके पास S रैंक टैलेंट्स नहीं लगते थे। वे लाइकली किसी गिल्ड के हायर्ड हैंड्स थे। अर्जेंट चीजें खत्म होने के बाद वह रिवेंज लेगा। स्टोरी एक कंप्यूटर के सामने बैठे आदमी पर कट होती है, जो जॉब सीकर्स को चाइना में ल्योर करने के लिए स्कैम चला रहा है। वह कहता है कि सिस्टम शायद अब स्ट्रिक्टर है, लेकिन उसे ट्रिक पता है। एक फेक कंपनी सेटअप करो, कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए वहां काम करने दो, फिर ढेर सारी फेक ओपनिंग्स पोस्ट करो। एक और इजी टारगेट बेट ले चुका था और उसे पता था कि बॉस खुश होगा। लिन के पास वापस वह असेंशन टावर की 11th फ्लोर पर कदम रखता है। वहां उसकी मुलाकात स्किनी स्केलेटन्स के एक ग्रुप से होती है। ये जगह पुरानी मेमोरीज वापस ले आती है और वह बड़बड़ाता है कि यह जगह नॉस्टैल्जिक लगती है। उसे याद आता है कि वह अपने ब्रदर के साथ यहाँ फुल स्केलेटन सेट के लिए ग्राइंडिंग करता था, लेकिन उन मेमोरीज में रुकने का समय नहीं है। वह ब्लैक एम्परर को उन सभी को वाइप आउट करने का ऑर्डर देता है। वह उसे यह भी कहता है कि उन्हें फुल बीट डाउन दे। ब्लैक एम्परर आगे रश करता है और पंचेस की एक स्टॉर्म अनलीश करता है, स्केलेटन्स को डस्ट में बदल देता है। फ्लोर 17 तक लिन आखिरकार स्केलेटन कमांडर का सामना करता है। कमांडर सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट का लेवल 13 होने की वजह से उसके पास चांस है, लेकिन पीछे से आए एक क्लीन स्ट्राइक से वह जल्दी ही गिर जाता है। अपनी पास्ट लाइफ के 3 इयर्स के कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ लिन जानता है कि ये लोअर फ्लोर्स कोई रियल थ्रेट नहीं है। केवल 8 मिनट्स बाद वह 20th फ्लोर पर पहुंचता है और स्केलेटन लॉर्ड टेडामेर के आमने सामने आता है, जो 2 स्किल्स वाला डेंजरस एनिमी है। एक स्किल उसके सोर्ड ड्रॉ करते ही स्केलेटन्स की एक हॉर्ड समन करती है और दूसरी एक क्रशिंग सोर्ड स्लैश है। टेढ़िर अपनी ह्यूज ब्लेड उठाता है और 200 से ज्यादा स्केलेटन्स को बुलाता है। लिन मानता है कि यह फ्लोर पहले 19 फ्लोर से बहुत ज्यादा हार्डर है। स्केलेटन आर्मी उसकी तरफ रश करती है, लेकिन ब्लैक एम्परर सीधे उनकी ओर चार्ज करता है और एक हैवी पंच से जवाब देता है। अब चारों तरफ से घिरा हुआ
लिन डिसाइड करता है कि यह सबसे फास्ट तरीका है, भले ही डेंजरस हो। फिर वह आवाज देता है, कम टू मी विश मास्टर। वह विश करता है कि ब्लैक एम्परर तब तक क्रिटिकल डैमेज लैंड करता रहे जब तक स्केलेटन लॉर्ड टेडमेर मर न जाए। विश मास्टर अपनी बुक के साथ प्रकट होता है और विश ग्रांट कर देता है। लिन भी शॉक्ड है कि ऐसी विश एक्चुअली काम करती है। एक क्रिटिकल ऑरा ब्लैक एम्परर को घेर लेती है, जिससे बॉस भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। एमसी उसे अटैक करने के लिए कहता है। एम्परर टेटामेर की ओर रश करता है, जो अचानक स्मोक के बर्स्ट में गायब हो जाता है। लिन सोचता है कि उसका एम्परर कहाँ गया, लेकिन तभी शैडोज से ब्लैक एम्परर प्रकट होता है और टेटामेर के हेलमेट पर एक सॉलिड हिट करता है। हर ब्लो 500 से ज्यादा डैमेज करता है, जिससे टेटामेर की हेल्थ क्रेजी स्पीड से ड्रेन होने लगती है। 100% क्रिटिकल रेट के साथ बॉस रिकॉर्ड टाइम में गिर जाता है। वह टुकड़ों में फट जाता है। डीमन के साथ यही होता है। एक मैसेज कंफर्म करता है कि टेटामेर डिफीट हो गया है। लिन को स्ट्रॉन्गर एनिमी को हराने के लिए 700 एक्सपीरियंस मिलता है, साथ ही बैटल विश से 200 बोनस एक्सपीरियंस मिलता है। अब उसने असेंशन टावर की 20th फ्लोर क्लियर कर ली है। ब्लैक एम्परर रिमेन्स को स्मैश करता रहता है, जब तक लिन आखिरकार उसे रिलैक्स करने के लिए नहीं कहता। फिर एक और ग्लोबल नोटिस आता है। इसमें अनाउंस होता है कि ब्लैक एम्परर 20th फ्लोर क्लियर करने वाला पहला प्लेयर है। बाहर लोग स्टन्ड हैं और सोच रहे हैं कि क्या वह सच में अकेले इससे भी ऊपर जा रहा है। लिन पहले से जानता है कि फ्लोर्स 21 से 29 एक मेज हैं और उसे बस अपनी मेमोरी में स्टोर्ड शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करना है, ताकि वह 30th फ्लोर के थॉर बॉस तक जितनी जल्दी हो सके पहुंच सके। जल्द ही वह फ्लोर 30 के बॉस रूम के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, रिकमेंडेड लेवल से काफी नीचे होते हुए। सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसका लेवल बहुत लो है और बाद में वापस आने की सजेस्शन देता है। लिन बस उस एडवाइस पर हंसता है और अंदर चला जाता है। अंदर वेटिंग बॉस मिनोटॉर किंग है, जो प्रोटेगनिस्ट के ऊपर एक मैसिव हैमर पकड़े खड़ा है। उसका लेवल 15 है। मिनोटॉर एमसी को फूलिश ह्यूमन कहता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि वह किसका सामना कर रहा है। लिन जवाब में बताता है कि मिनोटॉर का पैलेस वास्तव में एक जायंट ट्रैप है, जिससे बॉस कुछ पल के लिए और कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर वह तुरंत ब्लैक एम्परर को भेज देता है। मिनोटॉर अपना गोल्डन हैमर स्विंग करता है और ब्लैक एम्परर बेयरली उस डेवास्टेटिंग ब्लो से बचता है। लिन को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है कि फ्लोर्स 21 से 29 को रश करना बैड आइडिया था, क्योंकि किंग उन फ्लोर्स से मॉन्स्टर्स समन कर सकता है। ब्लैक एम्परर ऊपर से अटैक करता है, लेकिन मिनोटॉर लगभग उसे पकड़ लेता है, इससे पहले कि वह स्लिप होकर निकल जाए। बॉस ग्राउंड पर स्लैम करता है और लाइटनिंग ट्रैप्स की एक चेन एक्टिवेट कर देता है। लिन जानता है कि उसकी पास्ट लाइफ में कई प्लेयर्स इससे मारे गए थे, लेकिन उसके पास पहले से सही प्लान है। वह फिर विश मास्टर को समन करता है और ब्लैक एम्परर के लिए क्रिटिकल हिट्स की विश मांगता है। एम्परर मिनोटॉर की आई में एक परफेक्ट हिट करता है, फिर माउथ पर दूसरा हिट और अटैक्स की बैराज करता है, जिससे बॉस की हेल्थ तेजी से श्रेड होने लगती है। मिनोटॉर रोर करके अपने वॉरियर्स को अपने किंग की रक्षा करने के लिए बुलाता है। लिन स्माइल करता है, क्योंकि नेक्स्ट फेज आखिरकार शुरू हो गया है। अब उनकी बारी है। ब्लैक एम्परर अपनी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है, जो उसे हर हिट के साथ बॉस की एबिलिटीज में से एक स्टील करने का चांस देती है। एक एक करके वह ग्राउंड एक्सप्लोजन, लाइफ ड्रेन, फ्यूरी डांस अटैक पॉइंट्स, किंग्स कमांड स्किल और 30 एजिलिटी पॉइंट्स लेना शुरू कर देता है। मिनोटॉर पूरी तरह लॉस्ट रह जाता है। स्टोलन स्किल्स फुल स्ट्रेंथ पर नहीं है, लेकिन फिर भी काफी स्ट्रांग हैं, और लिन मानता है कि पावर स्टील करना अमेजिंग लगता है। एक नोटिस पॉपअप होता है। वह लेवल 18 तक पहुंच गया है और उसने बॉस से एक्सपी भी स्टील कर लिया है। तभी उनके पीछे का डोर खुलता है और एक ग्रुप अंदर रश करता है। पहले के फ्लोर्स के क्रीचर्स आखिरकार परफेक्ट मोमेंट पर पहुंच गए हैं। किंग अपने वॉरियर्स को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। लिन सोचता है कि वे अपने लिए सबसे वर्स्ट टाइम पर आए हैं और अब वह उन नई एबिलिटीज को टेस्ट कर सकता है। वेपन्स फ्लोर पर गिर जाते हैं और जब वह उन्हें नील करने का ऑर्डर देता है तो वे ओबे करते हैं। इसके बाद स्टोरी मशरूम किंगडम के डंजन पर कट होती है। वहां मशरूम किंग सबको अपने सामने नील करने का ऑर्डर देता है। गॉडेस ऑफ टाइम के साथ एक मैन प्रकट होता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये केवल वही कर सकता है जो एसएस एबिलिटी के योग्य हो। वह एम्परर्स विजन का मेंशन करता है और कहता है कि उसने रूटांग का नाम लंबे समय से सुना है। रूटांग पूछता है कि वह कौन है और एम्परर्स विजन उसे क्यों डराता है। वह मैन अपना इंट्रोडक्शन यूटाई के रूप में देता है, जो टाइम की लिमिट्स से परे है, और कहता है कि वह रूटांग को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। रूटांग पूछता है कि इसका क्या मतलब है और यूटाई उसके पास क्यों आया है। यूटाई उसका हाथ ऐसे पकड़ता है जैसे उसे किस करने वाला हो और कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जो मॉन्स्टर्स को नील करवा सकता है। उसे नहीं पता कि लिन पहले ही यही काम कर चुका है। इस बीच ब्लैक एम्परर आगे बढ़ता रहता है और पहले से नील कर रहे मॉन्स्टर्स को बीट डाउन करता जाता है। वे वापस फाइट भी नहीं करते, बस हिट्स खाते रहते हैं। लिन नोट करता है कि इससे काफी डस्ट उड़ती है। फिर वह फ्लोर्स 19, 20 और 22 से आगे निकल जाता है और 16 मिनट्स और 29 सेकंड्स के बाद
वह असेंशन टावर की 30th फ्लोर क्लियर कर देता है। एक बार फिर पूरी दुनिया इसके बारे में सुनती है। बाहर किसी को एहसास नहीं होता कि ब्लैक एम्परर उनके पास से बिल्कुल काल्म होकर निकल जाता है। प्रोटैगोनिस्ट डिसाइड करता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्लास चेंज होगा। बाद में एक रेस्टोरेंट में रामेन की बड़ी बोल के सामने बैठकर वह सोचता है कि उसका क्लास चेंज शायद वॉरियर वाले से भी हार्डर होगा और उसकी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस शायद ज्यादा हेल्प न करे। पास की टेबल पर एक आदमी एक गर्ल को स्लैप करता है और उसे यूजलेस हीलर कहता है क्योंकि वह उनकी टीम को ड्रैग डाउन कर रही है। लिन सोचता है व्हाट अ रॉटन ग्रुप, लेकिन फिर वह उनकी बातें सुनता है। कोई एमसी और उसके ब्रदर का मेंशन करता है और उसके ब्रदर को प्रिजन में क्रिमिनल कहता है। दूसरा वरी करता है कि लिन के पास बैठने से उसका सामान चोरी हो सकता है, इसलिए वे एक दूसरे को केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। लिन रियलाइज करता है कि वे सभी उसकी ओल्ड कंपनी से हैं, वही लैकी जो सुपरवाइजर के पीछे पीछे चलता था और उसका नाम खराब करता था। रोती हुई गर्ल उनसे उसे फॉरगिव करने की बेगिंग करती है और कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। इसके बजाय आदमी उसे किक करता है और कहता है कि उसकी अपॉलॉजी का कोई मतलब नहीं क्योंकि शाओजी उसकी वजह से मर गया। जब उसे बीट किया जा रहा होता है, लिन चुपचाप अपना रैमेन खाता रहता है। ये सुनकर वह कंफर्म कर लेता है कि एक व्यक्ति सच में मिसिंग है, शाओजी मर चुका है। फिर वे आदमी पास में बैठ जाते हैं। वे 3 bowls ऑफ रैमेन और मेन्यू की बेस्ट डिशेस ऑर्डर करते हैं। वे उस गर्ल को भी बुलाते हैं। उनमें से एक उसके फॉरहेड पर किक मारता है और कहता है कि प्रिटेंडिंग बंद करे और उठे। खड़े होने की कोशिश करते हुए वह लगभग फेंट हो जाती है और कहती है कि सुपरवाइजर के अलाइव रहने पर वे ऐसे कभी नहीं थे, लेकिन वह आदमी उसके बालों में हाथ फेरकर कहता है कि सुपरवाइजर अब चला गया है। साइड से देखते हुए प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि सुपरवाइजर केवल उनके हार्ट्स में ही जीवित है क्योंकि प्रोटैगोनिस्ट उसे पहले ही मार चुका है। बॉल्डमैन उसे पकड़ता है और कहता है कि वह पहले सुपरवाइजर की थी और अब उनकी होगी। एमसी बस अपना खाना खाता रहता है। उसे याद आता है कि वे पहले क्लोज हुआ करते थे, लेकिन बदली हुई दुनिया ने शायद उन्हें भी ट्विस्ट कर दिया है। टेबल पर बॉल्ड गाय पूछता है कि श्योदी के मरने और टीम के शॉर्ट हैंडेड होने के बाद अब वे क्या करेंगे। रेड टाई वाला मैन अग्री करता है। अगर उन्हें असेंशन टावर की 2nd फ्लोर क्लियर करनी है तो उन्हें जल्दी न्यू मेंबर्स चाहिए। इस बीच गर्ल को फ्लोर पर रहने के लिए फोर्स किया जाता है, आदमी के पैरों को हील करने और उसे मसाज देने के लिए। तभी उनमें से एक लिन को नोटिस करता है और कहता है कि उन्होंने उसे बहुत समय से नहीं देखा। लिन का नाम सुनते ही फ्लोर पर पड़ी गर्ल रिएक्ट करती है। फिर वह आदमी उसके पास चलता हुआ आता है और कहता है कि उसने अपने ओल्ड फ्रेंड को मिस किया और पूछता है कि लिन के फायर्ड होने के बाद क्या हुआ। फूड की ओर पॉइंट करते हुए वह कुछ ऑफर करता है और प्रोटैगनिस्ट की मुश्किल लाइफ का मजाक उड़ाता है। फिर वह एमसी से पूछता है कि क्या उसने कोई टैलेंट अवेकन किया। वह कहता है कि वह उसे बहुत पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट साइड में देखता है और उसे याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ में भी यही हुआ था। अपनी पास्ट लाइफ में लिन बेयरली जेल से बाहर आया था, तभी ये गाय उसके पास आया था। उस समय क्लियर्स थ्रोट एमसी अभी भी बहुत इनोसेंट था, इसलिए उसने ऑनेस्टली जवाब दिया था। उसने कहा था माई टैलेंट इज प्लंडरर बट इट्स ओनली F रैंक। उसने यह भी बताया था कि स्किल क्या कर सकती है। गाय बस स्मर्क करता रहा और बात करता रहा। मैन, लिनलू सच में किसी क्रिमिनल ने रेज किया था। उसका टैलेंट भी स्टीलिंग के बारे में है और वह केवल F रैंक है। ईविल पीपल को वही मिलता है जिसके वे डिजर्व हैं। लगता है दोनों ब्रदर्स ने कुछ नहीं सीखा। उसे याद आता है कि वह ऑफर कभी रियल था ही नहीं। गाय केवल उसका मजाक उड़ाना चाहता था। इसीलिए अब प्रोटैगोनिस्ट खड़ा होकर कहता है कि वह उनके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। मैन कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता है। अगर वह टीम अप नहीं करेगा तो टावर अकेले क्लियर करने का प्लान कैसे है। फिर वह लिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर वह सोचता है कि वह नेक्स्ट ब्लैक एम्परर बनेगा तो वह ड्रीमिंग कर रहा है। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, गर्ल अचानक दौड़कर आती है। एमसी उसे अच्छी तरह जानता है। अपनी पास्ट लाइफ में भी वह उसके लिए ट्रबल क्रिएट करती थी। वह बेगिंग करती है, ब्रदर ल्यू प्लीज सेव मी। नीज पर गिरकर वह और ज्यादा बेगिंग करती है और वह पूछता है कि वह उससे क्या करने के लिए चाहती है। फिर वह उसका हाथ पकड़कर कुछ स्ट्रेंज कहती है। माउंट एवरेस्ट बिग एंड राउंड है। लिन कोल्डली जवाब देता है कि उसने गलत पर्सन समझ लिया है। वह उसकी हेल्प नहीं करेगा। तब तक थग्स पहले ही उसके करीब आ चुके होते हैं। उनमें से एक उसके बाल पकड़कर स्नाल्स करता है। तो अब तुम उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि प्रोटैगनिस्ट लू तुम्हें बचा सकता है? वह हंसता है कि लिन के पास शायद उससे बेटर टैलेंट भी नहीं है। बॉल्ड वन भी बोल पड़ता है, एमसी और उसका ब्रदर वैसे भी बेगर्स से ज्यादा कुछ नहीं थे। वह ग्रम्बल करता है कि अगर वेन फैमिली क्रिमिनल्स को रिवॉर्ड करती है तो शायद उसे भी बाहर जाकर चोरी करनी चाहिए थी। फिर उनमें से एक लाइन क्रॉस कर देता है। वह मजाक करता है कि शायद उसे वुकी में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। इससे उसका मूड तुरंत बदल जाता है और वह उसे एक लुक देकर वार्न करता है, ऐसा दोबारा मत कहना। लेकिन वह गाय फिर भी पुश करता रहता है। क्या कहा? वह लिन और उसके ब्रदर को फ्रीलोडर्स और पेटी क्रिमिनल्स कहकर इंसल्ट करता रहता है। फिर कहता है उन जैसे लोगों को लाइफ में कभी कुछ बेटर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट इतना ही सह सकता था। दूसरा गाय स्नीर करता है कि अब चीजें अलग हैं। वह कहता है कि अब लिन को लॉ ऑफ द जंगल सीखने का टाइम है।
दूसरा ग्रिन करते हुए कहता है कि उसके पास डंजन गियर है जिसे वह काफी समय से लिन पर ट्राई करना चाहता था। वह ब्रैग करता है कि उनके डंजन एनहांस्ड फिस्ट्स किल कर सकते हैं। फिर वह एमसी पर पंच फेंकता है। इफ यू वांट टू लिव नील एंड कॉल मी डैडी। उसकी फिस्ट उसके फेस की ओर उड़ती है, लेकिन लिन ज्यादा फास्ट है और पहले ही उसे हिट कर देता है। वह दोनों अटैकर्स को आसानी से शट डाउन कर देता है और कहता है, मैंने लॉ ऑफ द जंगल तुम्हारे मुकाबले बहुत ज्यादा समय से फॉलो किया है। ये देखकर गर्ल के मन में फिर आइडियाज आने लगते हैं। कुछ पल पहले वह हेल्प के लिए बेगिंग कर रही थी, लेकिन अब फिर बीटन होने के बाद लिन को घूर रही है। उनका बॉस अनॉयड हो जाता है और सोचता है कि ये इडियट्स सच में एक आदमी को हैंडल नहीं कर पाए। वह ब्लेड निकालता है और कहता है कि प्रोटैगनिस्ट को मरने की बहुत इच्छा है। फिर वह चार्ज करता है। एमसी डॉज करता है और उसके जॉ पर जोरदार हिट मारता है, जिससे वह वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। बिना अपना कूल खोए वह एक और किक मारता है। वह दूसरे आदमी के चेस्ट पर हिट करता है और उसे वॉल से टकराते हुए भेज देता है, जिससे पूरा ग्रुप रेक्ट हो जाता है। लिन बस सोच सकता है कि वे कितने पैथेटिक हैं। उसके लिए ऐसे वीक ट्रैश से फाइट करना लगभग एम्बैरेसिंग है। बॉल्ड गाय समझ ही नहीं पाता ये इतना स्ट्रांग कैसे है, इसने कौन सा टैलेंट अवेकन किया। वह गेस करता है कि शायद यह एस रैंक हो सकता है। फिर जल्दी से उससे ज्वाइन करने के लिए कहता है, ब्रदर लू, क्या तुम्हें और लोगों की जरूरत है? हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, इवन डर्टी वर्क। लिन उन्हें याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि उसे टीम नहीं चाहिए, लेकिन वे उसकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। हालांकि उनके ऊपर कोई सस्पिशियस व्यक्ति पूरी टाइम से सब देख रहा था। वह वॉचर ऊपर से प्रोटैगनिस्ट पर अपनी नजरें टिकाए हुए था। इस बीच फ्लोर पर पड़े मेन मर्सी के लिए बेग करते हैं, एमसी को ब्रदर लू कहते हैं और फॉरगिवनेस मांगते हैं। ऊपर वह आदमी काल्मली अपनी टी सैप करता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जगह पर उसे कोई इतना स्ट्रांग मिलेगा। फिर वह अपने पास खड़े लोगों की ओर मुड़ता है। वह उन्हें ऑर्डर देता है कि लिन पर नजर रखने के लिए किसी क्लेवर व्यक्ति को भेजें, भले ही उसका लैकी पूरी तरह अग्री न करता हो। यह आदमी भुंग ली है, बीची सोसाइटी हॉल के 8 मास्टर्स में से एक, और उसके पास एस रैंक टैलेंट है। नीचे बीटन मैन नीज पर ही रहते हैं, जबकि वह वहां से चला जाता है। गर्ल अभी भी फ्लोर पर फैली हुई है और मटर करती है कि यही वह काइंड ऑफ स्ट्रांग मैन है जिसे वह चाहती है। लिन बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अचानक वह उससे क्लिंग कर जाती है, जिससे वह भी ऑफ गार्ड हो जाता है। वह फिर बेगिंग करती है, ब्रदर लू, फॉरगिव मी। कंपनी में जब मैंने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया था, सुपरवाइजर्स ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तुम अभी भी मुझसे एंग्री तो नहीं हो? लिन को कोई केयर नहीं है। वह बस उसे लेट गो करने के लिए कहता है। वह उससे अपने साथ ले जाने की बेगिंग करती है और प्रॉमिस करती है कि वह जैसे भी वह चाहे उसका रीपेमेंट करेगी। प्रोटैगनिस्ट उसे पुश करके दूर कर देता है और कहता है कि पहले कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट सीखो। फिर वह उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वह स्टन्ड रह जाती है और सोचती है कि वह उसे कैसे रिजेक्ट कर सकता है, जबकि वह पहले कंपनी की फ्लावर हुआ करती थी और उसके साथ वर्क करने के लिए विलिंग थी। उसके पीछे खड़े मैन हंसने लगते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसे लगा वह किसी को भी चार्म कर सकती है। उनके अकॉर्डिंग ब्रदर ल्यू के हार्ट में पहले से वैन यूशी है, इसलिए उसके पास कभी चांस था ही नहीं। इससे वह स्नैप कर जाती है और इंसिस्ट करती है कि वह वैन यूशी से वे बेटर है। वे जवाब देते हैं कि वह वी के शूज कैरी करने के भी लायक नहीं है। फ्यूरियस होकर वह अपना ऑरा रिलीज करती है। बाकी लोग भी अपने अपने आंसर्स देते हैं। फिर वे उसे वार्न करते हैं कि लिनलू अब जा चुका है, इसलिए उसे अपनी माउथ संभाल कर रखनी चाहिए। पास में एमसीबी के आदमी अभी भी खड़े होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उसे कर्स कर रहे हैं कि उसने उन्हें बुरी तरह रैक कर दिया। उन्हें इतना हेल्पलेस देखकर शोमी डिसाइड करती है कि पे बैक का यह परफेक्ट टाइम है। वह उनमें से एक को फेस पर स्लैप मारती है और कहती है कि यह उसके साथ किए गए ट्रीटमेंट के लिए है। जब वह वापस फाइट करने की कोशिश करता है तो वह उसे फिर स्लैप मारती है और उसे ट्राई करने की चैलेंज देती है। ऊपर से वॉचर स्माइल करता है और कहता है कि वह हार्ड हिट करती है और उसे यह पसंद है। उसके एक लैकी उसे गिल्ड में रिक्रूट करने का सजेशन देता है। वह जोक करता है कि वह कभी भी बॉस को बीट अप कर सकती है और यह आइडिया उसे सच में इंटरेस्टिंग लगता है। वे गिल्ड में और विमेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह उन्हें लिन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का ऑर्डर भी देता है। अगर उन्हें उसकी वीक पॉइंट्स मिल जाए तो उसे कंट्रोल या ब्लैकमेल करना बहुत आसान होगा। लैकी एग्री करता है और वहां से चला जाता है। दोनों मेन को बीट करने के बाद गर्ल अपना खुद का वाव करती है। वह कहती है कि वह उसे भी अपने फीट के नीचे रखेगी। तभी ग्लासेस पहने एक मैन उसके पास आता है और पोलाइटली उसे बुलाता है। वह पूछता है कि क्या उसने बीची सोसाइटी के बारे में सुना है और वह तुरंत फेमस गिल्ड को पहचान लेती है। वह कहता है कि गिल्ड टैलेंटेड प्लेयर्स में इंटरेस्टेड है और पूछता है कि क्या वह ज्वाइन करना चाहती है। एक्साइटेड होकर वह तुरंत यस कह देती है। अपने मन में वह पहले ही लिनलू से कह रही होती है कि अब वेट करके देखो कि मेजर गिल्ड का हिस्सा बनने के बाद वह क्या कर सकती है। अपना नेम साइन करने के बाद वह मैन उसे बताता है कि अब से वे फैमिली हैं। फिर वह पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट कौन था और उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप था, क्योंकि वह काफी कोल्ड लग रहा था। वह पूरी एक्टिंग करती है और क्लेम करती है कि वह एक कोवर्कर था
जिसने उसकी फीलिंग्स के साथ खेला और उसे बिट्रे किया। मैन पूछता है कि क्या लिन की कोई वीकनेस है, ऐसी कोई चीज जिससे वह रिवेंज ले सके। सोचने के बाद वह कहती है कि उसे एक पता है, वह एक वुमन है जिसका नाम वूसी है। इस बीच एमसी ऐसे सिटी से गुजर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन कोई अनयूजुअल व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। उसका पीछा करते हुए उस मैन को कॉल आता है कि बॉस ने एक गर्ल रिक्रूट कर ली है। यह प्रूफ है कि वह एग्जैक्टली जानता है कि उसके ब्रदर को क्या चाहिए। लिन तुरंत नोटिस कर लेता है कि कोई उसे वॉच कर रहा है। वह सोचता है कि यह फॉलोअर कौन है और कहां से आया है। फिर फोन पर बात कर रहे मैन को और न्यूज मिलती है। उसे बताया जाता है कि उसकी वीकनेस वुई नाम की वुमन है और बॉस उसे किडनैप करके लिन को कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहा है। पहले उन्हें लिनलू का नेक्स्ट मूव पता करना होगा, उसके बाद वे उस वुमन की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। प्रोटैगोनिस्ट आगे चलता रहता है, फिर अचानक घूमता है और टेल करने वाले आदमी के सामने आ जाता है। वह जानना चाहता है कि आखिर कौन उसे फॉलो करने की इतनी हिम्मत कर रहा है। जैसे ही वह करीब जाता है, एमसी को लगता है कि यह मैन फेमिलियर दिखता है, हालांकि वह फेस प्लेस नहीं कर पाता। फॉलोअर पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है और अगले ही पल वह ब्लैक एम्परर से टकरा चुका होता है। एक पंच उसके माउथ पर पड़ता है और वह वॉल से जा टकराता है। लिन सीधे पूछता है कि उसे किसने भेजा है। पीटन मैन कहता है कि यह एक मिस्टेक है, लेकिन लिन उसे बीच में ही रोक देता है। यह रैंडम नहीं था। वह कहता है कि रमेन शॉप से निकलने के बाद से वह मैन उसका पीछा कर रहा है। उसे पकड़ने के बाद प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि वह बेजी सोसाइटी से है। ये उसे सही नहीं लगता, क्योंकि बेजी सोसाइटी को इतनी अर्ली अपीयरेंस नहीं करनी चाहिए थी। वह उस मैन को करीब खींचता है और उसे आखिरी चांस देता है कि वह बताए कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा था। फिर भी गाय उसी लाई पर कायम रहता है कि वह केवल वहां से गुजर रहा था। लिन उसे स्टडी करता है और याद करता है कि बीच सोसाइटी के असैसिन्स कभी बात नहीं करते, इसीलिए वह डिसाइड करता है कि नॉर्मल क्वेश्चनिंग बेकार है। फिर एमसी आवाज देता है, विशमास्टर अपीयर एंड डू योर जॉब। विशमास्टर प्रकट होता है और उसकी कमांड पूछता है और वह तुरंत जवाब देता है, आई विश फॉर हिम टू रिवील वाई ही वॉज फॉलोइंग मी। विशमास्टर कहता है कि विश ग्रांटेड है। तुरंत वह मैन सब कुछ बताना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उसका नाम सन लैंग है, वह बैहोंग ली के अंडर एक असैसिन है और उन्होंने शॉप से एक ब्यूटीफुल वुमन को कैप्चर किया है। लन इस बात से शॉक्ड हो जाता है। कैप्चर्ड शो मी? मैन कंफर्म करता है। वह एक्सप्लेन करता है कि उसने उन्हें प्रोटैगनिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी और फिर हॉल्म ने प्रोटैगनिस्ट और वेन नाम की वुमन दोनों की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया। प्रोटैगनिस्ट अभी भी समझ नहीं पाता कि बेजी सोसाइटी शाओमी को क्यों पकड़ना चाहेगी, लेकिन मैन बोलता रहता है, जब यूची सी लिन की वीकनेस है, हॉल्म उसे धमकी देने और उसे सबऑर्डिनेट बनने के लिए फोर्स करने के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट की बैक पर कोल्ड स्वेट आ जाता है। अपने मन में वह शाओमी को कर्ज करता है कि उसने उसके लिए यह प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अपनी पास्ट लाइफ में डिजास्टर के 3rd ईयर के दौरान होंगी ने वेन की सिस्टर को मार दिया था। एमसी ने उसका रिवेंज लेने के लिए सब कुछ रिस्क किया था, लेकिन उससे पहले ही होंगी मॉन्स्टर्स के हाथों मर गया, इसलिए लिन कभी अपना रिवेंज नहीं ले पाया। इस बार वह खुद उसे मारेगा। फिर वह ब्लैक एम्परर को उस फूल की बॉडी डिस्पोज करने का ऑर्डर देता है। वह कहता है कि उसे ट्रैश में फेंक दो। इसके बाद वह विशमास्टर से पूछता है कि अगर वह विश करे कि बीची सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति वेन को हार्म न कर सके तो वह प्रोटेक्शन कितने समय तक चलेगी। विशमास्टर कहता है कि उसकी करंट पावर के साथ केवल 24 आवर्स। लिन डिसाइड करता है कि इतना काफी है। वह कहता है कि कुछ गलत होने से पहले वह होंगी को मार देगा, लेकिन पहले उसे अपना क्लास एडवांसमेंट पूरा करना होगा। 24 आवर्स काफी होंगे। फिर वह ऑर्डर देता है, विश मास्टर, उसे 24 आवर्स तक प्रोटेक्ट करो। सर्टनली मास्टर, योर विश विल बी ग्रांटेड। ग्रांटेड। यह हो जाने के बाद लिन कहता है कि अब सीक्रेट रेल्म के 2nd लेवल में एंटर करने का टाइम है। सीक्रेट रेल्म के अंदर असैसिन अलायंस में क्लास एडवांसमेंट एरिया अभी भी मोस्टली एम्प्टी है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अंदर उसका क्या वेट कर रहा है और होप करता है कि सब स्मूथली हो। जैसे ही वह पोर्टल से गुजरता है, एक व्हाइट हेयर्ड मैन उसे ग्रीट करके सरप्राइज कर देता है और टॉप लेवल सीक्रेट सिखाने की ऑफर देता है। वह मैन डेजमंड माइल्स है, असैसिन इंस्ट्रक्टर। लिन एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि शायद यह कोई सिंपल एनपीसी है जिसके पास कुछ इजी क्वेस्ट्स होंगी। इसके बजाय डेजमंड उसे स्नोवी पीक पर जाकर 30 मॉन्स्टर्स मारने के लिए भेजता है। बॉस का नाम पेंगुइन किंग है और एमसी कहता है कि वह तुरंत जाएगा। वहां पहुंचे उसे अभी 5 सेकंड्स भी नहीं हुए कि वह स्नो में दब जाता है और फिर कोई चीज उसकी बैक पर स्टॉम्प करती है। लिन जल्दी से ऊपर देखता है और अपने ऊपर एक लेवल 20 ब्लैक स्नोमैन को देखता है। वह इम्प्रेस्ड है कि उसने स्नीक अटैक कर लिया, लेकिन वह तुरंत ब्लैक एम्परर को समन करता है, जो आसानी से हिट ब्लॉक कर देता है। ये जानते हुए कि उसे इन चीजों से कम 30 ड्रॉप्स चाहिए, लिन एम्परर को इसे मारने के लिए कहता है। एम्परर तेजी से स्ट्राइक करता है, उसके नेक पर हिट करके उसे गिरा देता है। यह एक्सपेक्टेड से ज्यादा इजी था और उसे पहला आइटम मिल जाता है। वह एम्परर से कहता है कि वे एग्जैक्टली इसी वजह से यहाँ आए थे। फिर हॉर्न कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले
दोनों मॉन्स्टर्स के एक स्वॉर्म से घिर जाते हैं और कुछ मॉन्स्टर्स मर्ज होकर एक येटी बनने लगते हैं। लिन अपनी सोर्ड निकालता है और कहता है कि रियल बैटल अब शुरू होती है। एम्परर आगे रश करता है और प्रोटैगनिस्ट उसे केयरलेस न होने की वार्निंग देता है। ये मॉन्स्टर्स सोच सकते हैं। दोनों एनिमीज क्वेस्ट आइटम्स ड्रॉप करते हैं जिनकी उसे जरूरत है। फिर एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है, उन्हें क्रश करने के लिए तैयार, लेकिन एम्परर उसे स्लाइस करके अलग कर देता है, जबकि उसी समय लिन उसका दूसरा आर्म काट देता है। अब मॉन्स्टर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एमसी एम्परर से उसे ऊपर थ्रो करने के लिए कहता है, जिससे फाइट एक स्ट्रेंज स्पोर्ट्स मैच में बदल जाती है और वह मॉन्स्टर को इतनी जोर से किक करता है कि क्रीचर फट जाता है और क्रीचर स्वॉर्म करके आते हैं, लेकिन लिन ग्राउंड पर स्लैम करता है और उन्हें बैलेंस से बाहर कर देता है। फिर वह एम्परर को उन्हें वाइप आउट करने का ऑर्डर देता है। उनके स्टन्ड होते ही दोनों एक वाइल्ड कॉम्बो अनलीश करते हैं, जिसके बाद पंचेस की रेन और क्रश्ड हेड्स आती है और ड्रॉप्स लगातार जमा होते जाते हैं। ड्यूओ एक और कॉम्बो लॉन्च करता है और भी आइटम्स गिरते हैं। यह कुछ समय तक चलता रहता है। सिस्टम काउंट 37 तक पहुंच जाता है, जबकि उसे केवल 30 चाहिए थे। लिन को जो बात परेशान करती है वह यह है कि मॉन्स्टर्स उसके थ्रोन से लगातार आते ही रहते हैं। पेंगुइन किंग कहता है कि वह पहले उन्हें वेयर डाउन करेगा और फिर खुद उनसे फाइट करेगा। वह कैजुअली एक ड्रिंक लेता है और फिर स्पिरिट्स को वापस बुलाता है। अचानक कुछ लिन के सामने उड़ता हुआ आता है और वह इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ से निकल जाता है और आगे बढ़ता रहता है। पेंगुइन किंग के ऊपर एक स्पिरिट बॉम्ब बनना शुरू हो जाता है और वह अपने सोल्जर्स को रीबॉर्न होने का ऑर्डर देता है। क्रिस्टल्स वापस उसकी ओर उड़ते हैं, ग्राउंड से टकराते हैं और फ्रीजिंग एनर्जी फैलाते हैं। उस आइस से ब्लैक स्नोमैन फिर से उठ खड़े होते हैं, लेकिन लिन पहले ही नोटिस कर चुका है कि क्रिस्टल्स कहां से आए थे। अब उसे समझ आता है कि यह फाइट खत्म क्यों नहीं हो रही थी। वह मॉन्स्टर्स के पास से डैश करता हुआ निकलता है और एम्परर से फॉलो करने के लिए कहता है और दोनों क्रिस्टल्स के सोर्स की ओर स्प्रिंट करते हैं। लिन मॉन्स्टर के शोल्डर पर बैगेज की तरह राइड कर रहा होता है, जबकि पेंगुइन किंग बाकी लोगों को उनका पीछा करने का ऑर्डर देता है। फिर प्रोटैगनिस्ट एम्परर से उसे माउंटेन के टॉप पर थ्रो करने के लिए कहता है और एम्परर तुरंत ऐसा कर देता है। एयर में उड़ते हुए एमसी अपना बफ डैगर निकालता है। बॉस केवल इसलिए टफ लग रहा था क्योंकि वह सीधे उसके मेन पॉइंट की ओर चला गया था और जल्दी से पेंगुइन किंग का क्वेस्ट आइटम ग्रैब कर लेता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, बाकी मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि फाइट खत्म हो गई है। इसके बाद वह डेजमंड के पास वापस आता है और कहता है कि वह रिक्वेस्टेड सब कुछ ले आया है। डेजमंड कहता है कि लिन 3 नॉर्मल असैसिन क्लासेस में से चुन सकता है, रोग, विंड रनर और डार्क अपोस्टल, लेकिन हिडन क्लासेस ट्राई करने का चांस भी है। प्रोटैगनिस्ट कहता है, ऑफ कोर्स मैं वही चूज करूंगा, आखिर मैं यहाँ आया ही इसी वजह से हूँ। डेजमंड उसे वार्न करता है कि अगर वह उस पाथ को चुनता है तो उसकी जान जा सकती है। फिर भी लिन कहता है कि वह रिस्क लेने के लिए रेडी है। डेजमंड हंसता है और कहता है कि उसे उसका रेकलेस एटीट्यूड पसंद है। एमसी को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है जब कई लोगों ने सीक्रेट क्लासेस हासिल की थीं, इसलिए उसे लगता है कि यह ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन डेजमंड कहता है कि अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है। वह उसे वॉइड रीजन में भेज रहा है जहां ट्रायल शुरू होगा। फिर वह उसे फ्रीली चूज करने के लिए कहता है। कुछ ही पल बाद लिन कहीं बीच में जागता है। उसे अपने आसपास कुछ भी सेंस नहीं हो रहा। यह नाम की तरह ही बेसिकली एक एंडलेस वॉइड है। फिर भी यह पूरी तरह एम्प्टी नहीं है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट अचानक ठोकर खाता है, जिससे उसके सामने एक लेजर एक्टिवेट हो जाता है और फिर पूरे एरिया में और बीम्स दिखाई देने लगती हैं। वह एक रेड बीम के पास जाकर उसे टेस्ट करता है। यह फ्यूजिटिव क्लास ऑफर करती है। लिन को याद आता है कि यही वह क्लास है जिसे लॉर्ड ऑफ डिजायर्स ने रेकमेंड किया था, लेकिन अब वह बाकी दोनों को लेकर क्यूरियस है। ब्लू बीम शैडोलेस क्लास रिवील करती है और यह पिछले वाले से ज्यादा स्ट्रांग दिखती है, बेहतर ट्रेड्स के साथ। लिन गेस करता है कि बीम्स के कलर्स शायद क्लास की रेरिटी और वैल्यू दिखाते हैं, इसलिए गोल्ड बीम सबसे बेस्ट होनी चाहिए। वह उसके पास जाकर उसे टच करता है। इससे सोर्ड स्टॉर्म मास्टर क्लास रिवील होती है, एक लेजेंडरी प्रोफेशन। इसके स्टैट्स और स्किल्स बाकी क्लासेस से बहुत ऊपर हैं। उसे अपनी पास्ट लाइफ में भी किसी को इतनी स्ट्रॉन्ग क्लास हासिल करते हुए सुनना याद नहीं है। अगर वह इसे ले सके तो उस सोसाइटी से डील करना बहुत आसान होगा। असली सवाल यह है कि लॉर्ड ऑफ डिजायर्स ने उससे यह क्यों छिपाया। लिन उसे कॉल आउट करता है और कीथ तुरंत अपीयर होता है। एमसी पूछता है कि उसने लाई क्यों किया। कीथ ऑकवर्ड दिखता है और थोड़ा अनॉयड भी है कि एमसी ने यह फिगर आउट कर लिया। फिर भी कीथ कहता है कि उसका इंटेंशन उसे डिसीव करना नहीं था। वह बस मानता था कि आउटलॉ क्लास सेफेस्ट ऑप्शन है। लिन पूछता,
है कि उसका मतलब क्या है, तो कीथ उसे उस क्लास की कंपैटिबिलिटी और सक्सेस रेट दिखाता है। वह शॉक्ड हो जाता है कि कंपैटिबिलिटी केवल 1 है। फिर कीथ शैडोलेस के लिए वही नंबर्स दिखाता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि फ्यूजिटिव क्लास को लेकर वह इतना श्योर क्यों था। वहां नंबर्स 98 सक्सेस और 89 कंपैटिबिलिटी तक जंप कर जाते हैं। लिन मानता है कि कीथ की बात में पॉइंट है और कीथ ग्रेटफुली अग्री करता है, लेकिन एमसी कहता है कि फिर भी उसे सेफेस्ट पाथ नहीं चाहिए, उसे सबसे बड़ा पे ऑफ देने वाली क्लास चाहिए। कंफ्यूज्ड होकर कीथ पूछता है कि वह ऐसा क्यों चूज करेगा, लेकिन लिन उसका शोल्डर पकड़कर कहता है कि अब से कीथ को केवल ऑप्शंस जज करने में उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसके लिए चूज नहीं करना चाहिए। जैसे ही वह पिलर की ओर बढ़ता है, लॉर्ड ऑफ डिजायर्स कहता है कि वह समझ गया। प्रोटैगनिस्ट फिर पूछता है कि क्या क्लास सीखने के बाद 100% कंपैटिबिलिटी तक पहुंचना पॉसिबल है। कीथ कहता है यस, लेकिन बाकी क्लासेस की तुलना में यह बहुत हार्डर होगा और अगर एमसी फेल हुआ तो वह बेहद वीक हो जाएगा या इससे भी वर्स मर सकता है। वह कहता है कि वह इसके लिए रेडी है। उसके लिए 20 डेज तक वीक रहना लगभग डेथ के बराबर है, क्योंकि बाकी सभी लोग उसे पीछे छोड़ देंगे। फिर वह कीथ को स्लैप करता है और कहता है कि वह ऑड्स पढ़ने में ग्रेट है, लेकिन लिन को काउंट करना भूल गया। इसके तुरंत बाद वह एक विश करता है। वह चाहता है कि क्लास चेंज सक्सेसफुल हो। लॉर्ड ऑफ डिजायर्स कहता है कि उसकी विश ग्रांटेड है। वह लिन पर ब्लेसिंग रखता है और कहता है कि विश अपसेट है। सक्सेस की चांस 100% हो जाती है। गोल्डन लाइट प्रोटैगनिस्ट को सराउंड कर लेती है और क्लास ट्रांसफर शुरू हो जाता है। बाहर डेजमंड रियलाइज करता है कि लेवल 100 पिक्ड क्लास कौन सी है और सोचता है कि यह इनसेन है। उसने एसएस रैंक लोगों को भी इसमें फेल होते देखा है। लिन मेडिटेट करते हुए समझता है कि इस क्लास को हासिल करने के लिए उसे स्टॉर्म और डेथ के बीच का ट्रू लिंक समझना होगा। कुछ समय बाद वह अपनी आंखें खोलता है। एक वॉइस उसे विंड के प्रति लॉयल रहने, सोर्ड के प्रति लॉयल रहने और सबसे ऊपर अपने हार्ट के प्रति लॉयल रहने के लिए कहती है। उसे ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो हमेशा डेथ के करीब खड़ा रहे, फिर भी उससे कभी डरे नहीं। उसे सोर्ड को अपने हार्ट का हिस्सा समझकर पकड़ना होगा और विंड की वॉइस सुननी होगी, क्योंकि इनफ स्पीड पर सोर्ड और विंड एक हो जाते हैं। ब्लेड स्टॉर्म क्लास में जितने ज्यादा कट्स वह लैंड करेगा वे उतने ही फियर्स होते जाएंगे। केवल वही लोग जो ऑब्स्टिकल्स का हेड ऑन सामना करते हैं स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। यह एकमात्र असैसिन क्लास है जो बैटल से कभी नहीं भागती। बाहर लॉर्ड ऑफ डिजायर्स लिन से जल्दी वापस आने के लिए कहता है। उसकी पावर खत्म हो रही है और वह फिर से स्लीप करने वाला है। यह कहते हुए वह धीरे धीरे फेड होने लगता है। वह कहता है कि अब बाकी सब उस पर डिपेंड करता है। फिर डिजीनेस और एग्जॉस्शन उसे हिट करते हैं और वह प्लेटफॉर्म पर कोलैप्स हो जाता है। बाहर उसकी रियल बॉडी भी गिर जाती है। डेजमंड को कोई परवाह नहीं होती और वह उसे फेस डाउन फ्लोर पर छोड़ देता है। लिन वहीं पड़ा रहता है और मूव नहीं कर पाता। डेजमंड कहता है कि यही एरोगेंस की कीमत है। रैंकिंग्स में आखिरकार दूसरे लोग अपनी फर्स्ट और सेकंड असेंशंस तक पहुंचने लगते हैं। डेजमंड हंसकर कहता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट इतना प्राउड ना होता तो वह टाइटल उसका हो सकता था। इस बीच लिन उठने की कोशिश करता है। डेजमंड पूछता है कि क्या वह सच में अभी भी अलाइव है और एमसी जवाब देता है कि हाँ, और वह अभी भी नंबर 1 है। डेजमंड स्टार्टल्ड होकर पूछता है कि क्या वह सच में मानता है कि उसने लेजेंडरी ट्रायल पास कर लिया। वह स्टैमिना पोशन पीता है और डेजमंड हैरान हो जाता है कि उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है। वह पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट ने सच में पोशंस पर रिलाई करके टेस्ट क्लियर किया। लिन बस उसे एक छोटी स्माइल देता है। डेजमंड बार बार पूछता रहता है और आंसर मांगता है। एमसी बस पूछता है कि क्या उसे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि डेजमंड की गिराई हुई सिगरेट कारपेट जलाने लगी है। डेजमंड उसे बुझाने के लिए स्क्रैम्बल करता है, जबकि लिन काल्मली वहां से चला जाता है और सोचता है कि उसके पास यहाँ बात करने में टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। उसे उस आदमी को जितनी जल्दी पॉसिबल हो किल करना है। जब तक वह बाहर पहुंचता है तब तक नाइट हो चुकी होती है। क्लास चेंज में 5 आवर्स लग गए और अब उसे उस आदमी और ज्यादा से ज्यादा 19 लोगों को किल करना है। फिर वह मिले हुए 4 मैसेजेस खोलता है। एक मैसेज कगुया का था, जिसमें वह उसे हर चीज के लिए थैंक यू कह रही थी और वार्म डिनर के लिए इनवाइट कर रही थी। लेकिन लिन जानता था कि वह अचानक इतनी सिंसियर नहीं हो सकती, इसलिए इनवाइट जरूर बैकी सोसाइटी के सेटअप का हिस्सा था। फिर भी क्योंकि वह पहले से उन्हें वाइप आउट करना चाहता था, ये परफेक्ट ओपनिंग था। उसी समय आशा अपनी सीक्रेट चार्म टैक्टिक का इस्तेमाल करके प्रोटैगनिस्ट को मारने के लिए मैन गैदर कर रही थी। तभी उसके पास 3 मैसेजेस आए। लॉर्ड टैंग उठने लगा, लेकिन उसने उसे रोकते हुए कहा कि उसके पास अभी एक लास्ट सीक्रेट मूव है, इसलिए उसे वापस बैठ जाना चाहिए। फिर भी टैंग को लिनलू का मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, जिसमें उसे मिलने के लिए कहा गया था। उसने उससे कहा कि वह मूव्स बाद में दिखा सकती है और उसे उठने का ऑर्डर दिया। इससे वह और एंग्री हो गई। वह फायर्ड अप थी और अपना शो ऑफ करने का चांस मिस करने से नफरत कर रही थी। शुरुआत से ही बोर्ड ने वार्न किया था कि रैट डिजास्टर 24 आवर्स में शुरू होगा। ओल्ड मैन ने ब्लॉन्ड गाय से हर कंट्री को अलर्ट करने के लिए कहा कि डिजास्टर आने वाला हो सकता है। दूसरी जगह लिनलू मून की ओर देखता है। न्यूज सुनने के बाद उसे रियलाइज होता है कि यह उसकी पास्ट लाइफ से
मैच करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि इस बार यह 5 डेज अर्ली शुरू हो रहा था। उसे पता था कि फर्स्ट डिजास्टर लेवल 1 से 20 तक के मॉन्स्टर्स भेजेगा। इंसेक्ट मॉन्स्टर्स भी होंगे जो नॉर्मल एक्सपीरियंस का 4 टाइम्स देंगे, लेकिन जिन लोगों ने अवेकनिंग नहीं की थी उनके लिए वर्ल्ड एक नाइटमेयर बनने वाला था। लास्ट टाइम वह उन लोगों को सेव नहीं कर सका जिन्हें वह लव करता था। उसने सिर्फ चीजें और वर्स कर दी थीं। इस बार वह फाइनली उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। जब वह यंगर था उसने अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा लॉस्ट और कंफ्यूज्ड रहते हुए बिताया था। उसकी सिस्टर ही वह थी जिसने उसे इतना कुछ सिखाया। यहाँ तक कि जब उसने और उसके ब्रदर ने उसके फैमिली से चोरी की थी तब ट्रूथ जानने के बाद उन्होंने उन्हें फॉरगिव कर दिया था। वह हमेशा उसके शॉर्ट होने को लेकर उसे टीज करती थी और उसकी लाइफ के बिगेस्ट मोमेंट्स में भी वह हमेशा उसे चीयर करने के लिए मौजूद थी। यहाँ तक कि जब उसने कॉलेज ग्रेजुएट किया उसकी हर इंपॉर्टेंट मेमोरी में उसकी सिस्टर थी, लेकिन जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां नहीं था। इसलिए इस बार वह बिहोनी से रिवेंज लेगा। एक कार रोड पर आकर रुकती है। अंदर मूवमेंट एक्सपर्ट और लॉर्ड टैंक बैठे हैं। तभी उसे एक मैसेज मिलता है। उसने उस आदमी को कुगावा कहा, लेकिन वह बिहोनी लगता है जो पूछता है कि वह क्या चाहता है। शौमय शॉक्ड हो जाती है कि जिस आदमी को वह पसंद करती थी वह भी इस पर्सन से डरा हुआ लगता है। वह उसे बताता है कि टेस्ट नेक्स्ट मंथ शुरू होगा और आंसर सिंपल था, ये ठीक था। आदमी कहता है कि उन्होंने एक एसएस रैंक्ड पर्सन अवेकन किया है और अब हर कोई उसके लिए क्रिस्टल्स गैदर कर रहा है। वह अग्री करता है लेकिन अंदर से एंगर में जल रहा होता है, ये सोचकर कि मियामोटो माउसाशी वह सब कुछ ले रहा है जो उसका होना चाहिए था। प्रिंसेस युशिको और बाकी सोसाइटी का पूरा फ्यूचर उसी का होना था। उस दिन के आने से पहले उसे बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स चाहिए थे और लिनलू जैसे लोगों को उसके अंडरलिंग्स बनना होगा। इसलिए वह गर्ल से कहता है कि मुंह को उनकी साइड में लाने के लिए जो भी करना पड़े करे। वह उसे वरी न करने के लिए कहती है। वह एग्जैक्टली जानती है कि इसे कैसे हैंडल करना है। वह जवाब देता है। ऑफ कोर्स वह उसकी ट्रिक्स को बहुत अच्छी तरह जानता था। बाद में जब गर्ल बीच पर स्ट्रेच्ड आउट होती है तो वह मूव करती है। उसे पूरा यकीन था कि अगर वह लॉर्ड टैंक को हैंडल कर सकती है तो लिनलू भी इजी होगा। इसलिए वह ब्रदर लू चिल्लाते हुए दौड़ती है, कहती है कि वह आ गई है और खुद को उस पर थ्रो कर देती है। वह बस एक तरफ हट जाता है और वह फेस फर्स्ट ग्राउंड पर गिर जाती है। पीछे मुड़ने के बाद वह शिकायत करने लगी कि गिरने से उसे सच में बहुत चोट लगी। लिन ने इसे इग्नोर किया और पूछा कि बिहोंग कहाँ है। उसने टैंग की कॉल से यह नाम पहचाना और कंफ्यूज्ड हो गई। वह बस ब्लैंकली उसे देखती रही और पूछने लगी कि उसका मतलब क्या है। प्रोटैगनिस्ट उसके करीब गया और कहा कि बिहोंगी बकी सोसाइटी का लॉर्ड है। उसने माना कि वह सोसाइटी में है, लेकिन कहा कि वह उस आदमी को नहीं जानती। लिन मुड़ गया और कहा कि अगर यह सच है तो उसका उससे कोई बिजनेस नहीं है। उसने जल्दी से कहा कि भले ही वह उसे नहीं जानती, फिर भी वह सोसाइटी ज्वाइन करके उसके बारे में पता कर सकता है। इस तरह उसे रिसोर्सेज, मनी और बाकी सब कुछ मिल सकता है जिसकी उसे जरूरत है। तभी टैंग को एक कॉल आई। यह एमसी था जिसने बताया कि उसने गर्ल को पहले ही किल कर दिया है। टैंग चौंक गया और पूछा कि क्या यह सच में लिनलू है। उसने तुरंत जवाब दिया और कहा कि बाहर आ जाओ, क्योंकि वह पहले से जानता है कि टैंग नियर बाय है। फिर उसने फोन पानी में फेंक दिया और उसे समझ आ गया कि उसने पूरा प्लान देख लिया था। टैंग ने क्लैप करना शुरू किया। हैरान था कि प्रोटैगनिस्ट ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया। उसने यहाँ तक कहा कि एमसी को उनके साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि वे यहाँ ग्रेट थिंग्स कर सकें। लिन ने पूछा कि क्या उन ग्रेट थिंग्स का मतलब कंट्री को रीबिल्ड करके सब कुछ कंट्रोल करना है। टैंग स्टन्ड हो गया और पूछा कि उसे यह कैसे पता। उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा कि वे सभी मरने के लायक हैं। फिर उसने ब्लैक एम्परर को समन किया। ब्लैक एम्परर पंचेस की स्टॉर्म के साथ आगे बढ़ा और टैंग को डिफेंड करने पर मजबूर कर दिया। टैंग ने प्रिंसेस कैविया को पीछे हटने को कहा क्योंकि वह उस असॉल्ट को नहीं झेल सकती थी। ऑडली प्रोटेक्टेड मॉन्स्टर गर्ल ने कहा कि वह समझ गई। ब्लैक एम्परर ने पंच मारा, लेकिन उसने पीछे झुककर उसे डॉज कर लिया। तुरंत दूसरा अटैक आया और उसने उसे अम्ब्रेला से ब्लॉक कर दिया, जिससे लिनलू को रियलाइज हुआ कि वह सच में एम्परर को रोक सकती है। प्रोटैगनिस्ट ने तय किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ टैंग को किल करना था। टैंग हंसा और कहा कि अगर एमसी उसे किल नहीं कर सकता तो उसे किल करना इम्पॉसिबल है। लिनोर समझ गया कि अगर उसे टैंग को मारना है तो वह अपनी ट्रू स्ट्रेंथ ज्यादा देर हाइड नहीं कर सकता। इस बीच टैंग नर्वस हो रहा था क्योंकि उसकी प्रिंसेस पहले ही काफी एनर्जी इस्तेमाल कर चुकी थी। दोनों साइड्स जानते थे कि यह फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। टैंग ने प्रिंसेस को ब्लेड टेक्निक में स्विच करके जल्दी फिनिश करने का ऑर्डर दिया। लिन ने एक विश किया, टैंग का नेक्स्ट अटैक इम्पॉसिबल टू डॉज होगा। प्रिंसेस ने स्ट्राइक किया लेकिन एम्परर बच गया। फिर टैंग ने अपने चेहरे की ओर आता हुआ ब्लो देखा और डॉज करने की कोशिश की। उसी समय उसने काविया को भी उसे अटैक करने का ऑर्डर दिया।
यह सोचकर कि जो फास्टर होगा वही जीतेगा। वे एक इंस्टेंट में क्रॉस हुए, लेकिन एम्परर की पंच सीधे टैंग के फेस पर लगी। वह फूल बुरी तरह बीटन होकर ग्राउंड पर गिर गया। प्रिंसेस लिनलू की ओर झपटी। टैंग ग्रिन करने लगा। उसे यकीन था कि प्रोटोगोनिस्ट अभी कट डाउन होने वाला है, लेकिन जैसे ही ब्लेड उसे टच करती है, उसका बॉडी स्मोक में बदल गया। मैं उन्हें टैंग से कहा कि उसमें टैलेंट था, लेकिन अब उसकी लाइफ का एंड है। तब तक एम्परर के पास एक और पंच रेडी थी। वह हिट टैंग को सीधे ग्राउंड में दे मारती है। लिनलू को महसूस हुआ कि आखिरकार उसने इस लाइफ में अपनी सिस्टर का रिवेंज ले लिया। अब टैंग का टैलेंट स्टील करने का टाइम था। हमेशा की तरह वह 3 ट्रेट्स में से एक चुन सकता था, क्योंकि टैंग के पास स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज थीं। ये सबसे अच्छा रिवॉर्ड लग रहा था। इसलिए लिन ने एस रैंक टैलेंट रेनी नाइट ले लिया। किसी भी वेदर में अम्ब्रेला डिटेक्शन को ब्लॉक कर सकता था, और रात में बैटल एक स्मॉल रेन जोन बनाती थी जो प्रिंसेस की अटैक पावर को बूस्ट करती थी। उसे मिली प्रिंसेस का नाम हीथ्स था और उसकी मूवमेंट रेंज 20 मीटर्स थी। जैसे ही वह अपीयर हुई, उसने उसे मास्टर कहा। वह ऑफेंस और डिफेंस दोनों में उसकी बैलेंस से इम्प्रेस्ड था। उसके पास 30 इंटेलिजेंस भी थी, जबकि ब्लैक एम्परर के पास सिर्फ 1 था। उसने उसे ग्रीट किया और उसने जवाब दिया कि कोल्ड स्टोरेज रेडी है। तभी टैंक के बॉडी से कुछ निकलना शुरू हुआ। किसी को किल करने के बाद हमेशा लूट मिलने की एक स्मॉल चांस होती थी, इसलिए लिन सोचने लगा कि क्या यह अच्छा होगा। उसे 10 आइटम रूलेट स्पिन करने के 2 चांसेस मिले। दुख की बात थी कि लॉर्ड ऑफ डिजायर्स ओवरयूज की वजह से जा चुका था। उसने पूछा कि क्या वे सीक्रेट रेल्म की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि अभी कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरी जगह कोई पैनिक में एक नंबर को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन कोई आंसर नहीं कर रहा था। गर्ल को अजीब लगा कि ब्रदर होंग फोन क्यों नहीं उठा रहा। तभी एक मेड प्रिंसेस कीको के पास आई और बताया कि लॉर्ड मुसाशी आ चुके हैं। कीको जानती थी कि उसके कंट्री को प्रोटेक्शन दिलाने के लिए उसे इस आदमी को सौंप दिया गया था। सबसे ज्यादा वह यही चाहती थी कि वह कभी वापस न आया होता। होंग के साथ बिताया गया टाइम उसकी लाइफ का सबसे हैप्पी टाइम था। उसे विश्वास था कि अगर वह यहाँ होता तो उसे एस्केप करने में हेल्प कर सकता था, लेकिन उसने कितनी भी बार कॉल किया, नंबर फिर भी आंसर नहीं हुआ। इसीलिए वह सिर्फ यही सोच सकती थी कि वह कहाँ है। एक मैंशन के सामने लिन ने कहा कि बीहोंग की डेथ केओस पैदा करने वाली है। फिर भी उसे पता था कि सर्पेंट सोसाइटी शायद किसी दूसरे असैसिनेशन की इन्वेस्टिगेशन में बिजी होगी। रियू ने कहा कि यूसी सेफ होनी चाहिए। फिर उसने पूछा कि जिस गर्ल को लेकर वह इतना वरीड था, क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड थी? उसने कहा अभी नहीं। उसने पूछा कि क्या आगे चलकर ऐसा हो सकता है? उसके लिए यह ऑब्वियस था कि वह उस गर्ल की बहुत केयर करता था। अगर वह इतनी देर से उसके लिए आया था तो लिन ने इसे मान लिया। वह सच में उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। उसे याद आया कि वह और उसका ब्रदर उसका हाथ पकड़े हुए थे। इस लाइफ में वह जितने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता था करेगा, ताकि उसे फिर कभी रिग्रेट के साथ न जीना पड़े। इसके बाद उसने प्रिंसेस से कहा कि उन्हें जाना होगा। जब उसने पूछा कि कहाँ, तो उसने कहा कि वे सैंक्चुरी फॉरेस्ट जा रहे हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके लेवल अप कर सकें। इसके बाद वह क्रिस्टल के सामने खड़ा हुआ और कहा कि वह अंदर जाना चाहता है। गार्ड ने बताया कि केवल लेवल 30 वाले लोग ही अंदर जा सकते हैं, और लिन ने कहा कि उसे यह पहले से पता है। फिर उस आदमी ने उसकी इन्फो देखने को कहा। प्रोटैगनिस्ट ने ब्लैक एम्परर कार्ड दिखाया और राइट साइड वाले गार्ड ने उसे उस आदमी के रूप में पहचान लिया जिसने अनाउंसमेंट्स पर कब्जा कर लिया था। एमसी ने पूछा कि क्या इतना इनफ है एंटर करने के लिए, और आंसर यस था। लेकिन चबी गार्ड ने देखा कि वह एक गर्ल के साथ था और उसे मॉक करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए शो ऑफ मत करो क्योंकि उसके साथ एक प्रिटी पार्टनर है। लिन ने उसे इग्नोर किया, जबकि गार्ड ने अस्यूम किया कि किड प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश में मैसअप कर देगा। उसे नहीं पता था कि अंदर सारे किल्स वही कर रही थीं, और अब उसका नाम प्रिंसेस कागुया था और इस बार यही नाम रहने वाला था। वह डंजन के हर क्रीचर को आसानी से काटते हुए आगे बढ़ रही थी। वह इस रन का इस्तेमाल उसे जितनी जल्दी हो सके लेवल अप कराने के लिए कर रहा था। इस बीच वह और ब्लैक एम्परर साइड में रेस्ट कर रहे थे। ज्यादा देर नहीं हुई कि उसने रिपोर्ट किया कि उस एरिया का हर क्रीचर वाइप आउट हो चुका है। लिन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कहा कि यह परफेक्ट था। उसने समझाया कि इस जगह पर एक एल्वन फील्ड था और उनका काम एल्व्स को आने वाले अटैक्स से प्रोटेक्ट करना था। उन्हें सीक्रेट ट्री से स्पिरिट स्टोन्स भी गैदर करने थे। कागुआ ने पूछा कि क्या एल्व्स उन्हें आइटम से रिवॉर्ड करेंगे, और उसने कहा हाँ, लेकिन लिन एक और मेथड जानता था जिससे वे ह्यूज नंबर में फ्रैगमेंट्स अर्न कर सकते थे। इसलिए उसने कहा कि उन्हें बस थोड़ा वेट करना होगा। उसने पूछा क्यों, और प्रोटोगोनिस्ट ने कहा कि वे सही टाइम का वेट कर रहे हैं ताकि सारे रिसोर्सेज अपने लिए ले सकें। अंदर एल्व्स पर पहले ही अटैक हो चुका था। उनकी वॉल्स गिर चुकी थीं और सबको रन करने के लिए कहा जा रहा था। तभी लिन कागुआ के साथ वहां पहुंचा। एक केव के पास स्लाइम्स का स्वॉर्म दौड़ता हुआ आया। वे एक दूसरे के ऊपर पाइल होकर फ्यूज हो गए और एक मॉन्स्टर बन गए जिसे लीडर ऑफ द
8 अगलीज कहा जाता था। यह थिंग लेवल 35 था और ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस के लायक था। वह एल्फ बेस में घुसा और बाकी क्रीचर्स को अटैक करने के लिए भेज दिया, लेकिन ठीक उसी मोमेंट एक स्लैश पूरे फील्ड को चीरती हुई निकली। लेसन आ चुका था और उसने साफ कर दिया कि वे यहाँ कैश इन करने आए थे। मॉन्स्टर फ्यूरियस हो गया और उसे वार्निंग दी कि वह डेथ मांग रहा है, लेकिन एमसी ने उसे इग्नोर किया और सीधे ट्री के पास जाकर क्रिस्टल्स उठा लिए। फिर उसने उनकी एनर्जी लॉर्ड ऑफ डिजायर्स को फीड की, जो अपीयर होकर बोला कि यहाँ पावर ओवरफ्लो हो रही है। लिन ने फिर विश किया कि मॉन्स्टर के मरने तक ब्लैक एम्परर के अटैक्स क्रिटिकल हिट्स करें। लॉर्ड ने तुरंत उसे ग्रांट कर दिया और कहा कि उसकी विश पूरी होगी। बॉस आगे बढ़ा और ब्लैक एम्परर भी चार्ज करते हुए जो थ्रो करने लगा। फिर भी उसने कागुया से कहा कि ब्लैक एम्परर को प्रोटेक्ट करे ताकि वह फ्रीली अटैक कर सके। ब्लू हेड गाय वार्निंग देता है कि पावरफुल टैलेंट सिर्फ उसके पास नहीं है, टेंटिकल्स का दिखना हमेशा बैड साइन होता है। फिलहाल हालांकि पकड़ा जाने वाला इडियट वही है। लिन को यह इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसका नेक्स्ट टारगेट सेट हो जाता है। ब्लू हेड गाय बॉय को स्लैप करता है और उसे अपना दिमाग खोने के लिए मॉक करता है। ये बेवकूफ़ी है कि ए रैंक टैलेंट बॉस के एस रैंक टैलेंट को हरा सकता है। फिर वह बॉय की लेग्स खींचता है और कहता है कि ग्रीन मिस्ट आज उसे अब्सॉर्ब कर लेगी। तभी कोई वहां आता है और पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। वह एक टीचर है और उसके लिए सिचुएशन तुरंत बैड हो जाती है। ट्रैप बॉय मिस चेन को पुकारता है। उसके फ्रेंड्स पैनिक करते हैं, लेकिन ब्लू हेयर्ड गाय कहता है कि वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, और सच में वह अटैक हो जाती है। फिलहाल वह सिर्फ ओवर पावर होकर पिंड डाउन है, लेकिन साइको उसके करीब जाता है और कहता है कि उसे पता है कि वह क्या डिजर्व करती है। थ्रेट काफी टाइम से ऑब्वियस था। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, टेंटिकल स्लाइस होकर अलग हो जाता है। टीचर ग्राउंड पर गिर जाती है और जब वह आदमी यह देखने के लिए मुड़ता है कि यह किसने किया, तब तक कोई उसके पीछे पहले से खड़ा था। अगले ही सेकंड उसके 2 फ्रेंड्स ब्लीडिंग शुरू कर देते हैं। वह खुद को डिफेंड करने के लिए टेंटिकल्स उठाता है और अपने अटैकर को बाहर आने के लिए डिमांड करता है। लिन बस मुस्कुराता है और कहता है कि वह बस यहाँ से गुजर रहा है। वह आदमी कंफ्यूज्ड हो जाता है। इस स्कूल में कोई भी एस रैंक अवेकेंड नहीं होना चाहिए, तो ये कौन है? प्रोटैगनिस्ट उस सवाल को इग्नोर करता है और फिंगर स्नैप करके लॉर्ड ऑफ डिजायर्स से विश करता है कि अगले 30 सेकंड्स तक उसे कोई हर्ट न कर सके। गाय उसे घूर कर पूछता है कि आखिर वह कर क्या रहा है। लिन बस पूछता है कि क्या ये उसके लास्ट वर्ड्स होने वाले हैं। फेड अप होकर ब्लू हेड गाय आगे बढ़ता है और कहता है कि वह उसे अभी किल कर देगा, लेकिन एमसी ब्लैक एम्परर को समन करके उसे वाइल्ड जाने का ऑर्डर देता है। गाय स्टन्ड होकर पूछता है कि उसके पास आखिर कितने समन्स हैं। फिर ब्लैक एम्परर जो शुरू करता है। सैडली टेंटिकल्स उसे भी पिन डाउन कर देते हैं। ब्लू हेड गाय कहता है परफेक्ट, अब वह उन सभी को डिवावर कर देगा, लेकिन लिन प्रिंसेस का गुया को बाहर लाता है और वह फिर से सब कुछ स्लाइस कर देती है। गाय गिरकर क्लेम करता है कि उसके पास वाला बॉय ही उसे हर्ट कर रहा था, फिर चिल्लाने लगता है कि इसमें से कुछ भी सेंस नहीं बनता। लिन उसके एक्ट को नहीं मानता और कहता है कि वह ऑलरेडी ट्रूथ जानता है, इसलिए प्रिटेंडिंग बंद कर सकता है। गाय उस टीचर की ओर मुड़ता है जिस पर उसने अभी अटैक किया था और हेल्प के लिए बेग करता है, लेकिन इससे पहले कि वह आंसर दे पाए, कागुया उसकी बैक पर स्ट्राइक करती है और उसे फेस फर्स्ट एसफॉल्ट पर पटक देती है। प्रोटैगनिस्ट कोल्डली कहता है कि अगर तुम इविल करते हो तो लाइफ से पे करना पड़ता है। जब वह उस गाय का टैलेंट स्टील करता है तो कुछ उसके हैंड में एंटर होता है और वह सोचता है कि यह क्या है। फिर जिस बॉय को ट्रैप किया गया था वह उसे थैंक यू कहता है और उसका नेम पूछता है। लिन जवाब देता है कि वह ब्लैक एम्परर है। इसके बाद वह अपने समन्स को कॉल करता है और कहता है कि वे घर जाकर खाना खाने वाले हैं। रेस्क्यूड बॉय एक्साइटेड होकर कहता है कि वह भी एक दिन उसके जैसा बनना चाहता है। बाद में एमसी एक रेस्टोरेंट में है। जो टैलेंट उसने स्टील किया है उसका नाम परफेक्ट फ्यूजन है, लेकिन उसे अभी भी एग्जैक्टली नहीं पता कि यह क्या करता है। इसीलिए वह एमरल्ड मेज को समन करता है और अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पास 12 आर्म्स हैं जिन्हें वह सभी कंट्रोल कर सकता है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि यह रॉ फोर्स के खिलाफ एक्सेलेंट है, लेकिन शार्प अटैक्स के खिलाफ ऑफुल है। ऑफेंस के लिए यह ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता, लेकिन एक सॉलिड डिफेंसिव टैलेंट है। लिन स्ट्रेच करता है और कहता है कि सब रेडी है, इसलिए एवरीवन बाहर आकर फ्राइड चिकन खा सकता है। समन्स तुरंत उसे थैंक यू कहते हैं और बताते हैं कि यह उनका फेवरेट फूड है। फिर वह अपने फोन पर टाइपिंग शुरू करता है और कहता है कि अब उन्हें बस वेट करना है। वर्कर पूछती है कि क्या उसने सच में ओवर 300 चिकन्स और 200 बर्गर्स ऑर्डर किए हैं। वह यस कहता है और वह बताती है कि उनके पास इनफ इंग्रेडिएंट्स नहीं है। इससे उसे याद आता है कि एक बार सिटीज गिरना शुरू हो गईं तो फूड स्केर्स हो जाएगा। तभी कागुया उसे बाहर देखने के लिए कहती है।
वहाँ एक स्ट्रेंज फॉग है। लिन रियलाइज करता है कि यह शायद डिजास्टर शुरू होने का साइन है। जल्द ही मॉन्स्टर्स सिटी में फ्लड करेंगे और हर व्यक्ति को देखते ही किल करेंगे। एक वुमन रेस्टोरेंट में भागकर आती है और हेल्प के लिए बेग करती है, लेकिन एक इंसेक्ट तुरंत उसकी शर्ट पकड़ लेता है। वह और उसका चाइल्ड एक स्पाइडर द्वारा ड्रैग कर लिए जाते हैं। वह लगातार हेल्प के लिए बेग करती है और लिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन तब तक इंसेक्ट्स का पूरा स्वॉर्म वहां आ चुका था। वह विश करता है कि आसपास की सारी फॉग क्लियर हो जाए और एक एनर्जी वेव उसे ब्लो अवे कर देती है। वह रेडी होता है और एक क्लीन स्लैश से फर्स्ट स्पाइडर को किल कर देता है। डिजास्टर उसे 400 एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस देता है और उसका बोनस अनदर 200 जोड़ देता है। वह जानता है कि ये मॉन्स्टर्स गियर ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस अमेजिंग है और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वह अपने 2 समन्स को कॉल करता है। अब लेवल अप करने का टाइम है। वे अपीयर होते हैं और हंट शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि मॉन्स्टर्स लगभग एंडलेस लगते हैं। दूसरी जगह एक व्हाइट हेयर्ड गाय कहता है कि यह काफी इंटिमिडेटिंग है, लेकिन सूट पहना हुआ मैन कहता है कि उनके जैसे अवेकेंड लोगों के लिए यह एक्चुअली ह्यूज चांस है। वे अग्री करते हैं। 4 टाइम्स एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर भी वे जानते हैं कि दूसरे टाइमलाइन में ये इवेंट 5 डेज बाद होना था। उन्हें लीड करने वाला कहता है कि कैलेमिटी इतनी जल्दी इसलिए आई क्योंकि ब्लैक एम्परर ने स्टेज 2 इतनी तेजी से रीच किया। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हैं। उनकी एक स्किल के साथ वे जल्दी लेवल 20 तक पहुंच सकते हैं और नेक्स्ट स्टेज पर अर्ली मूव कर सकते हैं। इसलिए वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा इवॉल्व करता है। लिन और उसके ग्रुप ने इतने मॉन्स्टर्स किल कर दिए हैं कि बाकी लोग उनके पास आने से डर रहे हैं। वह कागुया और एम्परर से वहीं वॉच करने को कहता है। फिर वह रेस्टोरेंट में वापस जाता है जहां स्टाफ ने उसका ऑर्डर पूरा कर दिया है। मुख्य पात्र सारा खाना अपनी स्पेस में रख लेता है और सबको रेस्क्यू के आने तक वहीं रहने के लिए कहता है। वह महिला उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन लिन उसे चेतावनी देता है कि उसके पास रहना सबसे डेंजरस चॉइस है। वह सीधे सबसे खतरनाक हिस्से में जा रहा है। फिर भी वह उनसे पैनिक न करने के लिए कहता है। कोई न कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। तभी अचानक उसे कुछ गलत महसूस होता है। उसे एक बुरी फीलिंग आती है, जैसे वह कोई जरूरी डिटेल भूल गया हो। रिबॉर्न होने की वजह से कुछ बदल गया था। तभी उसे बात समझ आती है, अगर यह डिजास्टर समय से पहले शुरू हुआ है तो उसकी सिस्टर भी डेंजर में हो सकती है। दूसरी जगह एक मैंटिस मॉन्स्टर एक महिला पर हमला करता है। पहले वाली मीटिंग का एक बूढ़ा आदमी अपने समन के साथ आगे आता है, जो खुद भी एक बूढ़ा आदमी है, और वह दोनों मिलकर एक जायंट बॉल ऑफ लाइट बनाते हैं जो उस इंसेक्ट को कुचल देती है। वह बूढ़ा आदमी हीरो बनने में बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता, महिला को बचाता है और पूछता है कि उसे रिवॉर्ड में क्या मिलेगा। लेकिन अचानक एक लेजर उसके पास से निकलता है और कोई उसे चेतावनी देता है कि जो चीज उसकी नहीं है उस पर नजर रखना बंद करे। सामने वाला आदमी दावा करता है कि महिला को उसी ने बचाया था। बूढ़ा आदमी पलटकर कहता है कि वाइनिंग करना बंद कर दे, क्योंकि अब वह महिला उसकी है। ये लोग पूरी तरह इंसेन हैं। और पीछे वाला आदमी कहता है कि उसे उस इंसेक्ट की कॉप्स चाहिए। वह उसके पास जाता है, उसे टच करता है और कहता है कि मैजेस्टी इसे फिर से उठने का आदेश देता है। पता चलता है कि इस आदमी के पास जिनवू की पावर का डिस्काउंट वर्जन है, यानी डार्क मोनार्क की टैलेंट। उसी समय लिन शहर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को काट कर गिरा रहा है। वह उन आदमियों के ठीक पास से गुजरता है और वे उसे देखने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई अकेले मॉन्स्टर्स को फार्म करते हुए इतनी तेजी से लेवल अप कर सकता है। एमसी अपनी सिस्टर की तरफ शहर में आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि पिछली डिजास्टर में उसके सरवाइव करने की उम्मीद थी। वह दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करता है और उम्मीद करता है कि वह सेफ है। अंदर से एक आवाज पूछती है कि क्या कुछ वापस आ गया है। जब महिला दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि वह लिन है। वह तुरंत पूछता है कि उसकी सिस्टर और उसका अंकल कहाँ हैं, और वे फीलिंग से कंफ्यूज्ड होते हुए, जो उसे लगातार महसूस हो रही थी। फिर भी वह डिसाइड करता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। इस